साल पहले जब से मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह छोड़ी है, मैंने आज तक किसी के सामने एक गाना तक नहीं गाया था। ये वही अचानक से ऐसी भयंकर डिमांड क्यों कर रही है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा कि आखिर कौन सा गाना सुनना चाहती हो तुम? ये वही की आंखों ने एकदम गहराई से मेरी आंखों में देखा और बोली, संतुष्टि वाला गाना गाओ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस गाने का ही नाम ले लेगी। यार, संतुष्टि वाला ये गाना हमेशा से ही मेरे लिए एक बहुत ही खास और गहरा मतलब रखता था। जब अपना म्यूजिक ग्रुप एक्टिव था तब कंपनी वाले स्टेज का खौफ निकालने के लिए हमसे भयंकर प्रैक्टिस करवाते थे। उस टाइम मुझे कोई नहीं जानता था, एकदम गुमनाम सा था मैं अक्सर भीड़ वाली सड़कों पर गाता था अपनी पूरी लाइफ में। वो मेरे लिए बिल्कुल पहला मौका था पब्लिक में ऐसे खुलेआम गाने का। भाई, अपनी लाइफ में पहली बार पब्लिक के सामने मैंने गाया था और मेरा वो सबसे पहला गाना कंटेनमेंट था। भाई, वहां से गुजरने वाली पब्लिक ने रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पर डाल दिया था। एकदम बवाल। इंटरनेट पर उस वीडियो को एकदम तगड़ा रिस्पॉन्स मिला और मेरा नाम रातों रात वायरल होकर पूरी पब्लिक के बीच छा गया। फिर मैंने अपना गला साफ किया और आराम से रेलिंग के सहारे टिककर खड़ा हो गया था। मैं बहुत दूर देख रहा था और मैंने धीरे धीरे अपना गाना शुरू किया। मेरी नजर सामने थी और याहवे की नजरें सिर्फ मेरे ऊपर टिकी हुई थी। वो मुझे घूर रही थी, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही थम गई हो। मैं बस उस रेलिंग के सहारे टिका रहा और एक प्यारी सी स्माइल दे दी। मैंने उसको देखा और मुस्कुराते हुए अपना गाना खत्म कर दिया। अब गाना पूरा हो गया था। मेरे एकदम बगल में खड़ी याहवे ने शर्मा कर अपनी नजरें चुपचाप नीचे झुका ली थी। भाई, मेरी नजर खुद पर महसूस करके उसने सिर उठाया और बहुत प्यार से मुस्कुराई, बोली, ये कतई जहर था यार। इसने मुझे अचानक से एक बहुत ही पुरानी कहानी की याद दिला दी है। क्या तुम वो कहानी सुनना चाहोगे? मैंने कहा, बिल्कुल। मैं पूरी तरह से उस पर लट्टू हो चुका था। याहवे की खूबसूरत आंखों में पुरानी यादें तैर रही थीं। उसने धीरे से बोला कि मैं इसे कहां से शुरू करूं। बहुत टाइम पहले की बात है। एक लड़की थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड एकदम कड़क और सॉलिड था। उसके पास बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स थे और उसके दोस्त भी एकदम पक्के वाले थे। उसकी जिंदगी एकदम जन्नत का टुकड़ा थी। लेकिन साला मिडिल स्कूल के टाइम एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से सब कुछ पूरी तरह बदल गया। उस एक्सीडेंट के चक्कर में एक लंबे टाइम के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी अपनी लाइफ के उस सबसे डार्क टाइम में। क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकती थी तो उसे लगने लगा था कि वो सबके सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है और उसने अपनी लाइफ से पूरी तरह से हार मान ली थी यार, बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन उसने एक लड़के को गाते हुए सुना। उस बंदे की आवाज एकदम धूप की पहली किरण जैसी थी, जिसने धीरे धीरे उस टूटी हुई लड़की की रूह को अंदर तक हील कर दिया था। भाई, भले ही वो देख नहीं सकती थी लेकिन वो उस रोशनी को महसूस कर रही थी। इसके बाद उसके अंदर एक तगड़ी और पावरफुल उम्मीद जग गई थी, फिर से एक नॉर्मल इंसान बनने की उम्मीद। वो दिल से उस लड़के से बस एक बार मिलना चाहती थी यावे। और मैंने उस रात बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ बैठकर बातें की थी एकदम। जब तक मैं अपने कमरे में वापस लौटा, रात के 10 बज चुके थे। मैं आधी नींद में सीधा बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा और अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन शुरू हुआ। मुझे लगा कि हल्की हल्की सी ठंड लग रही है। भाई, होटल के रेस्टोरेंट में मस्त बुफे ब्रेकफास्ट लगा हुआ था और जुआन और यावे अपना अपना खाना लेने के लिए पहले ही जा चुके थे यार। मुझे कुछ खास भूख नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा ही खाना लिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। ओ किंग एकदम मेरे सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो बड़े नखरे से अपना नाश्ता कर रही थी। मैं जैसे ही बैठा मेरी एकदम जोरदार छींक निकल गई। मैं बस अपनी नाक रगड़ ही रहा था कि अचानक से ऐसा लगा, धत तेरी की। मैंने छींक मारी और अपनी नाक रगड़ी। साला ये पक्का कल रात को इतनी देर तक ठंडी हवा में बाहर खड़े रहने का ही नतीजा था। मेरा पोपट हो गया। ओ किंग ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और उसका टोन एकदम पुलिस वालों की तरह हो गया। वो कड़क कर बोली, कल रात को तुम बाहर आखिर क्या कर रहे थे? तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगी। सच सच बताओ। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ताजी हवा खाने के लिए बालकनी में चला गया। याहवे भी वहीं थी और हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर अचानक धड़ाम की एक आवाज आई। ओ किंग ने गुस्से में अपना सैंडविच प्लेट पर पटक दिया और चिल्लाई, जिया झू, क्या मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं? मैंने कंफ्यूज होकर उसे देखा कि भाई ये क्या भसड़ मच गई है बिना बात। मैं भला क्यों सोचूंगा कि तुम मर गई हो? वो बोली, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मेरा माथा ठनका। नींद मुझे नहीं आ रही थी तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढता? मेरा कड़क जवाब सुनकर ओ किंग की आंखों में खतरनाक गुस्सा भर गया। मैं बस तुम्हें जागते हुए देखना चाहती थी यार, समझे? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मेरे कुछ भी बोलने से पहले ही मुझे एक और जोरदार छींक आ गई। ओ किंग ने मेरा मजाक उड़ाते हुए ताना मारा कि बिल्कुल सही हुआ है तुम्हारे साथ, समझे? किसने कहा था तुमसे बिना किसी बात के इतनी ठंडी हवा में जाकर खड़े होने को? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला था ना। मैं उसकी ये बातें सुनकर एकदम से चुप सा हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात का इतना ड्रामा कर रही थी। ओ किंग, तुम सच में पागल हो? मैंने उसे घूर कर देखा और चुपचाप अपना दलिया वापस खाने में लग गया था। ये वेई और एनचुआन बस अभी अपना खाना लेकर वापस आए ही थे कि ओ किंग अचानक अपनी ट्रे उठाकर वहां से जाने लगी। ये वेई ने पीछे से उसे जोर से आवाज दी, ओ किंग, तुम कहां जा रही हो बिना पीछे मुड़े? ओ किंग ने एकदम रूखेपन से जवाब दिया, मेरा हो गया, मैं तुम लोगों का बाहर वेट कर रही हूं, समझे तुम सब? मैंने उसके आधे खाए हुए सैंडविच की तरफ देखा। आखिरकार हमारा नाश्ता खत्म हुआ और हम सब रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मेरी नजर तुरंत ओ किंग पर पड़ी जो एक पेड़ के सहारे टिकी हुई खड़ी थी। थोड़ी ही दूर पर ये वेई ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। वो बोली, समंदर का किनारा यहां से एकदम पास ही है, तो तुम लोग फटाफट ऊपर जाओ और अपना सामान पैक कर लो। हम लिफ्ट का इंतजार करते हुए वहां खड़े थे कि तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था। मैं झटके से पलटा तो देखा कि दवाइयों का एक पैकेट एकदम मेरे मुंह के सामने घुसेड़ दिया गया था।
मैंने कंफ्यूज होकर अपनी पलकें झपकाईं और पूछा कि ये सब क्या है मेरे दोस्त। ओ किंग ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई एकदम ढक्कन इंसान हूँ। वो बोली, अंधे हो क्या? तभी टिंग की आवाज आई और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। तुम दोनों आराम से बात करो, मैं ऊपर जाकर पैकिंग करता हूँ। और चुआन ने अपनी परफेक्ट टाइमिंग दिखाई और कल्टी मारकर तुरंत लिफ्ट के अंदर खिसक गया। एक नंबर का चालू। अब वहां सिर्फ मैं और ओ किंग बचे थे। मैंने पूछा, क्या तुम बाहर सिर्फ मेरे लिए दवाई खरीदने गई थी? वो बोली कि अपनी जुबान संभाल कर बात किया करो। ओ किंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बोली, मुझे तो बस नाश्ते के बाद थोड़ी देर टहलना था, तो रास्ते में मैंने ये दवाई भी ले ली थी, समझे? लेकिन जहां तक मुझे याद है यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है। ओ किंग ने दवाई मेरे सीने पर दे मारी और घूरते हुए बोली, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो पागल? मैंने वो दवाई ली और उसे अपने पास आने का इशारा किया। इधर आओ। ओ किंग ने एकदम नखरे दिखाते हुए ताना मारा और अपने फुल एटीट्यूड में रही। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बुलाने पर मैं आ जाऊंगी? मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। उसका चेहरा अभी भी एकदम सीरियस और गुस्से वाला लग रहा था, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसने सच में मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। अगले ही पल मैंने अपना हाथ बढ़ाकर प्यार से उसका सिर थपथपा दिया और उसे बोला, गुड गर्ल, क्या बात? जिया जिए। ओ किंग एकदम से चौंक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो चिल्लाई, अभी के अभी ऊपर जाओ और अपनी दवाई खा लो, समझे? लिफ्ट का दरवाजा खुला और मैं एकदम फुर्ती से अंदर घुस गया। मैंने कहा, बाद में मिलते हैं बेवकूफ। ओ किंग पीछे मुड़ी, लेकिन उस पल उसके चेहरे पर एक बहुत कातिलाना चमक, उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान खिल चुकी थी। थोड़ी ही दूरी पर ये वेई जो मेरे लिए खुद जाकर दवाई खरीदने के रास्ते पर थी, वो अचानक उसने ये सब देख लिया था और चुपचाप वहां से वापस लौट गई। किसी को तुम्हारी जरूरत ना होना, ये दर्द सच में बहुत गहरा होता है यार। कट गया ये हमारा बीच पर दूसरा दिन शुरू था। कल वापस स्कूल जाना पड़ेगा, बस यही सोचकर मेरा पूरा मूड खराब हो रहा था, दिमाग दही। मैं बहुत आलस में अपने पैर घसीटते हुए और अपने दोनों हाथों को झुलाते हुए चल रहा था, बोर होकर। ये वेई ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ मेरा हाथ पकड़ा और आगे इशारा किया, थोड़ा खुश हो जाओ, देखो वो रही हमारी यॉट जिस पर हम जाने वाले हैं दोस्त। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मेरी एक्साइटमेंट देखकर ये वेई की स्माइल और भी गहरी हो गई। मैंने सुना है कि अगर हम इस यॉट को लेकर जाएंगे, समंदर में थोड़ा और आगे तक जाएंगे, तो हमें डॉल्फिन भी देखने को मिल सकती हैं। ये वेई ने एकदम खुशी से सिर हिलाते हुए बोला, हाँ इसके सच में बहुत ही ज्यादा चांस हैं। मुझे इतना हवा में उड़ता देख ओ छिंग तंज कसते हुए बोली, जल्दी अंदर आ भाई। मुझे डॉल्फिन का तो एकदम नहीं पता, पर इस बात के पूरे चांस पक्का लग रहे ही हैं कि तेरे जैसे चवन्नी छाप के समंदर में गिरने का पूरा सीन बन जाए। मैं अंदर ही आ रहा हूँ। ओ छिंग, और तू किसे पोपट बोल रही है, जरा मुझे भी बता। मुंह से बात निकलते ही मेरा पैर फिसल गया और मेरी हवा टाइट हो गई। तभी आन चुआन ने झपट्टा मारकर एकदम सही टाइम पर मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे बचाया। ओ छिंग ने मुझे घूरते हुए एकदम तीखी आवाज में कहा, भाई संभल कर चल, अगर तू सच में समंदर के अंदर गिर गया ना, तो मुझसे तुझे बचाने की कोई भी उम्मीद बिल्कुल मत रखना। मैंने इरिटेट होकर अपनी आंखें घुमा ली। फिर हम सब उस यॉट पर चढ़ गए और वो धीरे धीरे समंदर के बिल्कुल बीच में जाने लगी। मैं रेलिंग के पास अपनी दोनों बाहें फैलाकर और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। समंदर की ये ठंडी हवा एकदम रापचिक है, काश कि ये वक्त बस हमेशा के लिए यहीं पर रुकी जाए। ओह छिंग शायद किसी काम में बिजी थी। जब से हम अंदर आए थे वो दूर खड़ी होकर लगातार फोन पर ही बात कर रही थी। मैं किनारे पर खड़ा चुपचाप अपने बगल में खड़ी उस अप्सरा को निहार रहा था कि तभी अचानक से आन चुआन ने मेरे कान में आकर फुसफुसाते हुए एक अजीब बात कही, तो उसे एकदम किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही घूर रहा है। मैंने कहा, तू ये क्या फालतू बकवास कर रहा है भाई? फिर मैंने छुपकर बगल में खड़ी ये वेई को देखा। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो मेरी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा दी। मुझे सब कुछ एकदम एक नंबर और परफेक्ट लग रहा था। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड वहां एक बवाल हुआ और किसी जोरदार चीज के टकराने से पूरी बोट बुरी तरह कांप गई और हमारा यॉट बहुत भयंकर झटके से एक तरफ पूरी तरह झुक गया। मैंने खुद को बचाने के लिए कुछ पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एकदम किनारे पर खड़ा था। वो झटका इतना अचानक था कि मुझे कुछ भी नहीं मिला और ग्रेविटी ने मुझे सीधे रेलिंग के ऊपर से नीचे खींच लिया। तभी छपाक की जोर से आवाज आई और समंदर के उस ठंडे पानी ने मुझे चारों तरफ से पूरी तरह निगल ही लिया। ओह क्रैप, ओ छिंग की वो पनौती सच में लग गई। आन चुआन ने खौफ में रेलिंग पकड़ी और डर के मारे वो जोर से शाह और झे चिल्लाने ही लगा। छपाक की आवाज आई। बिना कुछ सोचे किसी ने पानी में छलांग लगा दी और वो पागलों की तरह मेरी तरफ तैरने लगा। मैं खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता था। मैं ऊपर आने के लिए जितनी ज्यादा ताकत लगाता, मेरा शरीर उस अंधेरे पानी में उतना ही गहरा डूबता जा रहा था। पानी के अंदर सांस लेना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था और मेरी ताकत बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। जब मैं बस बेहोश होने ही वाला था, तभी मैंने उस धुंधले पानी में एक परछाई को पागलों की तरह अपनी तरफ तैर कर आते हुए देखा था। उसने पास आके अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने देखा कि वो ये वेई थी। पानी के अंदर मेरे मुंह से बस बुलबुले ही बाहर निकल रहे थे। मेरी बॉडी से ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई थी और फेफड़े बुरी तरह जल रहे थे। मेरे पास पहुंचते ही उसने बहुत ज्यादा ताकत के साथ मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मुझे करीब खींचा और अपनी पूरी जान लगाकर पैर चलाते हुए मुझे सतह की तरफ ले जाने लगी। लेकिन मेरे जैसे एक जवान और भारी भरकम लड़के का बोझ उठाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। वहां यॉट के ऊपर ओ छिंग ने मुझे पानी में गिरते हुए देख लिया था और उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसने तुरंत अपना फोन गिराया और बिना एक पल सोचे सीधे समंदर के अंदर कूदी। मैं महसूस कर सकता था कि ये वेई की ताकत जवाब दे रही है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वो मुझसे भी बहुत ज्यादा भयंकर दर्द में लग रही थी।
घबराहट ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया कि आखिर मेरी वेई वेई को ये हो क्या रहा है। मैंने जबरदस्ती अपने भारी हाथ पैर चलाए ताकि मैं किसी भी तरह उसका वजन थोड़ा कम कर ही सकूं यार। ठीक उसी पल एक और परछाई पानी चीरते हुए अंदर आई, जो ये वेई से भी ज्यादा तेज तैरकर मेरी तरफ बढ़ रही थी। और तभी एक मजबूत हाथ ने मेरी कलाई को बहुत कसकर पकड़ ही लिया। वो ओऊ छिंग थी। उसे वहां अपने पास देखते ही मेरे अंदर जीने की एक बहुत बड़ी उम्मीद जाग उठी और फिर ओऊ छिंग ने जल्दी से ये वेई को एक इशारा किया और उन दोनों ने मिलकर मुझे पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ तैरने लगी। तभी एक जोरदार सांस के साथ हम आखिरकार उस गहरे पानी की सतह से बाहर आ ही गए। मैं खांसते हुए बुरी तरह हाफ रहा था। मुझे तो लगा था कि मैं आज पक्का मरूंगा। तभी क्रू के लोगों ने जल्दी से किनारे की तरफ एक बड़ा सा लाइफ बॉय फेंक ही दिया। ओऊ छिंग ने उसे पकड़ा और तेजी से मेरे चारों तरफ एकदम अच्छे से बांध दिया। मुझे आखिरकार सेफ देखकर ये वेई ने चैन की एक बहुत लंबी और सुकून वाली सांस ली ही थी। मुझे बचाने के चक्कर में उसके शरीर की पूरी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ये वेई के होंठ पूरी तरह से सफेद पड़ चुके थे और उसका वो अप्सरा जैसा खूबसूरत चेहरा अब खौफनाक हद तक पीला ही था। तभी अचानक उसने अपनी छाती को बहुत कसकर पकड़ लिया। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी और जोर से गहरी सांसें भर रही थी और फिर वो दोबारा उस गहरे पानी के नीचे डूबने लगी। मैं चिल्लाया ये वेई और तभी ओऊ छिंग ने तुरंत बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। पानी में कूदे हुए क्रू मेंबर्स की जानलेवा मेहनत और मदद से हम सभी को बहुत ही जल्दी खींचकर एकदम सुरक्षित तरीके से किनारे पर वापस लाया गया। ये वेई अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और खौफ के मारे ओऊ छिंग की आवाज कांपने लगी। वो चिल्लाई, बोट को इसी वक्त वापस घुमाओ भाई, जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी करो। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकराकर बहुत जोर से धड़क रहा था कि मेरी ये वेई को क्या हुआ है। अब हमारे ऊपर बस अस्पताल के ऑपरेशन रूम की तीखी लाल बत्ती चमक रही थी। उस लाल बत्ती ने पूरे हॉलवे को रोशन कर दिया था। हम सब घबराहट में डूबे हुए बस उस ऑपरेशन रूम के बाहर लगातार इधर उधर चक्कर काट रहे थे। तभी अचानक एक नर्स उन डबल दरवाजों से भागती हुई बाहर आई और बोली, मरीज के घरवाले कहाँ हैं? मरीज की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और सीरियस बनी हुई है। किसी को अभी तुरंत इस सर्जरी वाले कंसेंट फॉर्म पर साइन करने होंगे। अस्पताल आते वक्त रास्ते में ओऊ छिंग ने आखिरकार हमें वो पूरी सच्चाई और कड़वा सच बता ही दिया था कि वेई वेई को दिल की गंभीर बीमारी थी, लेकिन अगर उसे हार्ट की बीमारी थी तो उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर ठंडे समंदर में छलांग क्यों लगाई। घबराहट से मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। हम उसके दोस्त हैं, क्या हम साइन कर सकते हैं? वो बोली, नहीं, सिर्फ परिवार वाले ही फॉर्म पर साइन कर सकते हैं। तुम्हें अभी इसी वक्त उसके परिवार को यहाँ बुलाना होगा, लेकिन हम तो इस शहर के नहीं हैं। मेरी इस दोस्त के परिवार को यहाँ तक पहुँचने में शाम तक का वक्त लग जाएगा। वो तुम्हारी टेंशन है। अगर कोई इन पेपर्स पर साइन नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सुनकर ओऊ छिंग ने उस नर्स को एक एकदम खूंखार वाली लुक दी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं इस पेपर पर साइन करूं या ना करूं, लेकिन तुम ये पक्का कर लेना कि उसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। ओऊ छिंग के उस भयंकर और खूंखार गुस्से को देखकर ही वो नर्स खौफ के मारे पीछे हट गई, लेकिन ये हमारे अस्पताल के सख्त नियम है। ओऊ छिंग ने उससे बहस करने में अपनी एक और सांस बिल्कुल बर्बाद नहीं की। वो बस पलटी और उसने शांति से एक फोन कॉल मिलाया। मुश्किल से 1 मिनट बीता होगा कि उन सर्जरी वाले डॉक्टर्स के पास सीधा उस अस्पताल के डायरेक्टर का एक कॉल आ ही गया था। डायरेक्टर ने गुस्से में उन सबकी जमकर क्लास लगाई और उन्हें अभी इसी वक्त तुरंत ऑपरेशन शुरू करने का कड़क ऑर्डर दे दिया। ओऊ छिंग का सिर्फ एक फोन कॉल और सीधा उस बड़े डायरेक्टर का वो खतरनाक वाला कड़क ऑर्डर। अगर अब इस भयंकर सर्जरी के दौरान कुछ भी ऊंच नीच हुई ना तो उन डॉक्टर्स का मेडिकल लाइसेंस पक्का हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। और फिर शाम तक ये वेई के माता पिता भी आखिरकार उस अस्पताल में पहुंच गए। वो दोनों एक बहुत ही शानदार मिडिल एज कपल लग रहे थे। उसके पापा ने एक कड़क सूट पहना था और वो एकदम शांत दिख रहे थे, लेकिन उसकी माँ बेकाबू होकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। उस टेंशन के भारीपन ने हम सबका पूरी तरह से दम घोट कर रख दिया था। फिर आखिरकार शाम 3:30 बजे के करीब उस ऑपरेशन रूम के ऊपर लगी वो लाल बत्ती बंद हो ही गई। एक बुरी तरह थका हुआ डॉक्टर बाहर निकला और बोला, ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा है, लेकिन फिर भी मरीज को सख्त निगरानी के लिए अभी कुछ वक्त आईसीयू में ही एकदम अच्छे से रखना ही पड़ेगा भाई। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने वो रोक रखी थी। भगवान का शुक्र है कि वो अब ठीक है। मैं भागा, क्या वो होश में है? क्या हम अंदर जाके मिलें यार? मरीज को अभी तक पूरी तरह से होश नहीं आया है और उसे बिल्कुल कंप्लीट आराम की जरूरत है। उस शाम को बाद में ओऊ की दादी माँ भी उस अस्पताल में तुरंत पहुंची गई थी। ओऊ परिवार और ये परिवार कई दशकों से एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब दादी ने सुना कि वेई को हार्ट अटैक आया है तो वो खौफ के मारे बहुत ही ज्यादा घबरा गई थीं। रात 8 बजे तक ही परिवार को छोड़कर हम बाकी सभी लोगों ने वापस जाने का वो भारी सफर शुरू कर दिया। आन चुआन पीछे वाली सीट पर बुरी तरह लुढ़क कर गिरा था। वो कार में बैठते ही तुरंत गहरी नींद में सो गया था, लेकिन मुझे तो एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी बाईं तरफ ओऊ छिंग को देखा। वो आज रात एकदम अलग लग रही थी, बिल्कुल खामोश और एक बहुत ही गहरे अजीब दुख में डूबी हुई थी। मैंने धीरे से आवाज लगाई, ओऊ छिंग, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बाहर की स्ट्रीट लाइट की चमक उसके चेहरे पर एकदम डार्क शेड बना रही थी, जो काफी डीप और मिस्टीरियस लग रहा था। अचानक उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। ये बंदी जो सबके सामने इतना कड़क एटीट्यूड मारती है और फुल बॉस वाली वाइब देती है, वो इस वक्त एक छोटे मासूम बच्चे की तरह एकदम सॉफ्ट और कमजोर लग रही थी। शॉक के मारे मेरी पूरी बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी और मेरा दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने वाली स्पीड से बहुत तेज धड़क रहा था। मेरी तो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक ओऊ छिंग ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी नाक मेरी नाक से बस कुछ ही इंच दूर रह गई।
हमारे बीच का फासला इतना कम था कि अगर हम दोनों में से कोई भी हल्का सा 1 मिलीमीटर भी आगे बढ़ता तो हमारे होंठ एकदम चिपक ही जाते। क्या बात है? मैंने थोड़ी कांपती हुई आवाज में उससे पूछा। उसने कहा, क्या तुम वेई वेई को पसंद करते हो? ये सुनकर मेरा पूरा सिस्टम हैंग हो गया और मेरी एकदम हवा टाइट हो गई। लेकिन ओ छिंग ने मेरे जवाब का वेट नहीं किया। 1 सेकंड बाद उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई और उसने फुसफुसाते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? 1 मिनट क्या? ओह छिंग अभी मेरे साथ जानबूझकर फुल फ्लर्ट कर रही है। मेरी पूरी लाइफ में आज तक मेरा दिल कभी इतनी खतरनाक स्पीड से नहीं धड़का था। मेरे अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने सच बोलने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन ओ छिंग ने अचानक अपनी मुलायम उंगली मेरे होठों पर रखकर मुझे एकदम चुप करा दिया। कार में बैठे बाकी सारे लोग थकान के मारे बुरी तरह से गहरी नींद में सो चुके थे। क्या सीन! स्पीकर्स पर एक बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक गाना बज रहा था और पूरे माहौल में एक अजीब सा नशा और भारी टेंशन घुली हुई थी। कतई गजब वाइब। ओह छिंग ने बहुत गहराई से मेरी आंखों में देखा और उसकी आवाज एकदम पिघल कर गजब की सॉफ्ट हो गई, दिल गार्डन करने वाली कड़क वाइब। भले ही मेरी नजरों में तुम 1 नंबर के पोपट हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी लाइफ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो और मैं चाहे तुम्हें कितना भी टीज करूं या खूब मजे लूं, पर मैं किसी और को तुम्हें बुली करने का चांस बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? मैंने नर्वस होकर हंसते हुए इस बात को मजाक में टालने की सोची। क्यों, क्या तुम मुझ पर लट्टू हो रही हो? ओह छिंग ने नीचे देखा और उसके होठों पर एक हल्की स्माइल आ गई। उसने इस बात से इनकार नहीं किया। उसने बस अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी सीट पर वापस टिक कर बैठ गई। हेलो, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मैंने हल्के से अपनी उंगली से उसे पोक करते हुए पूछा, फुल सस्पेंस। बात को ऐसे ही सस्पेंस में मत छोड़ो। ओ छिंग ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और शांत स्माइल के साथ मुझे इग्नोर कर दिया। अगली सुबह ओ छिंग की उन सस्पेंस वाली बातों की वजह से मेरा दिमाग इतना घूम चुका था कि मैं पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। वो पक्का मुझे पसंद करती है। मैं आज सुबह जल्दी उठा और फ्रेश कुकीज बेक करके रखी। मेरा प्लान था कि आज दोपहर ओएल फैमिली के घर जाकर ये कुकीज बेबी को दे आऊं। मैंने टाइम चेक किया। ओ छिंग किसी भी मिनट मुझे पिक करने के लिए आती ही होगी। कुकीज का बॉक्स पकड़कर मैं बाहर गया और मुझे उसकी गाड़ी दिख गई। मैं फुल एक्साइटमेंट के साथ उछलकर पैसेंजर वाली सीट पर बैठ गया और उसे देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर एकदम गार्डन गार्डन हो रहा था। क्या तुमने ज्यादा वेट किया? क्या तुम मेरे हाथ की बनी कुकीज टेस्ट करोगी? ओ छिंग बस एकदम सीधे घूरती रही और कड़क आवाज में बोली, शिया झाई। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो 1 सेकंड के लिए हल्की सी झिझकी और फिर कार का टेम्परेचर एकदम जमने वाली ठंडक में बदल गया। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें लेने यहाँ आई हूँ। कतई शॉकिंग। मेरी खुशी वाली स्माइल एक झटके में बुरी तरह चकनाचूर हो गई। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मेरा वही मतलब है जो मैंने अभी कहा है। उसका चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा और कड़क था, जिसमें दूर दूर तक कोई इमोशन नहीं था। आज के बाद से तुम्हें ओ फैमिली के घर पर भी आने की कोई जरूरत नहीं है। वॉट लगी? लेकिन दादी और बेबी, वो मेरी दादी और मेरी बहन जैसी हैं, तुम्हारी नहीं। उसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर जोर से बिजली गिरा दी हो। डरावना। वो अचानक से ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही थी? आखिर एक ही रात में सब कुछ इतना खतरनाक तरीके से कैसे बदल सकता है? मैंने तो अपना फोन भी बाहर निकाल लिया, कैलेंडर में ये देखने के लिए कि क्या आज अप्रैल फूल है। ओ छिंग ने एकदम जहर उगलने वाली आवाज में मुझे सुनाते हुए कहा, सच तो यह है कि मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। समझ गए? मैं बिना पीछे हटे लगातार उसे घूरता रहा। क्या तुम मेरी आंखों में देखकर यही बात दोबारा बोल सकती हो? अगले ही सेकंड उसने अपना सिर घुमा लिया और मेरी तरफ देखने लग गई। उसकी गहरी आंखों ने मेरी आंखों में देखा, जो एकदम खाली थी और उनमें कोई फीलिंग नहीं थी। याद है मैंने तुम्हें एकदम शुरुआत में क्या कहा था? मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना, मेरे करीब बिल्कुल मत आना। समझ गए? मेरी वो बात आज भी वैसी ही लागू होती है। मैंने पागलों की तरह उसके चेहरे पर किसी मजाक या झूठ बोलने का कोई इशारा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां मुझे कुछ नहीं दिखा। वो एकदम सीरियस थी। उसके अंदर से आज भी वैसी ही डरावनी और कंपा देने वाली ठंडक निकल रही थी जैसी हमारी पहली मुलाकात के दिन थी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? मेरी आवाज हल्की सी कांप रही थी। आज के बाद से हमारे रास्ते कभी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, समझे तुम? मैंने एकदम भारी मन से ये बात सुन ली। मैंने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और मेरे सीने में एक भारी कड़वाहट सी भर गई। ओ छिंग, क्या तुम्हें लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है? वो एकदम शांत रही और उसने कुछ नहीं बोला, साइलेंट। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी का गेट धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। तुम्हें मुझे इस आखिरी बार भी ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अब से मैं अपने रास्ते खुद चलूंगा। ये बोलकर मैंने अपनी पूरी ताकत से कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उस स्लीक लैम्बोर्गिनी के अंदर ओ छिंग की आंखें लगातार मेरे जाते हुए कदमों पर ही टिकी हुई थी। स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ने से उसकी उंगलियों के पोर एकदम सफेद पड़ गए थे। उसने धीरे से इंजन चालू किया और चुपचाप मेरे पीछे पीछे अपनी गाड़ी को चलाने लग गई, बिना बोले। गाड़ी में बैठो, मैंने बिना पीछे मुड़े एकदम रूखी आवाज में जवाब दिया। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस ओ ने मुझे एकदम क्लियर ऑर्डर दिया था कि मैं उनसे दूर रहूं, इसलिए मैं दूर ही सही हूं। तो अब मैं आपसे उतना ही दूर रहूंगा जितना एक इंसान के लिए दूर रहना पॉसिबल है। ये बोलकर मैंने एक शार्प टर्न लिया और सीधा एक बहुत ही पतली सी गली के अंदर पैदल घुसकर निकल गया। वो गली इतनी तंग थी कि उसकी स्पोर्ट्स कार वहां अंदर नहीं आ सकती थी। ओ छिंग ने ब्रेक मारे और सन्नाटे में मुझे अंधेरे में गायब होते हुए देखती रही। वो भारी मन से अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुकी और धीरे से कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया। शाम होने तक ओ छिंग एकदम अकेली अपने घर वापस लौट कर आ गई, बिना मेरे। दादी ओ और बेबेई दोनों लिविंग रूम में बैठकर आराम से टीवी देख रही थीं। उसे घर के अंदर आते हुए देखकर उन दोनों ने एक साथ उसकी तरफ मुड़कर देखा और पूछा, तुम घर अकेली वापस क्यों आई हो?
बताओ हमें। ओ छिंग ने उनकी बात का एक भी जवाब नहीं दिया, वो बस सीधे उनके पास से गुजरकर फ्रिज की तरफ चली गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, शियाझू आखिर कहाँ पर है? दादी ओ जवाब मांगने के लिए उसके ठीक पीछे पीछे चली गई। बेबेई भी भागकर वहां आई और उसने अपनी पालतू बिल्ली को अपने सीने से एकदम कसकर गले लगा रखा हुआ था। बड़ी बहन क्या? शियाझू भैया आज किसी काम में बिजी हैं, वो आज यहाँ क्यों नहीं आए? ओ छिंग ने फ्रिज बंद किया और उसकी आवाज किसी भूत की तरह खौफनाक और बर्फ जैसी ठंडी थी। वो अब यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगा। चटाक उसकी ऐसी बेदर्दी वाली हरकत देखकर दादियों ने गुस्से में आकर उसकी पीठ पर एक बहुत ही जोर का थप्पड़ मारा। तू साफ तौर पर उसे पसंद करती है तो फिर तू ऐसी फालतू हरकतें क्यों कर रही है? अभी इसी वक्त यहां से जा और शियाझू को वापस लेकर आ। ओ छिंग वहां एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही मेरे और उसके बीच अब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका है। दादी ओ इतने खतरनाक गुस्से में थी कि उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, डरावना। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या तुम उस छोटी सी घटना की वजह से शियाझू को अपनी जिंदगी से ऐसे ही बाहर फेंक दोगी? पागलपन, आखिर तुम्हारा दिल किस चीज का बना है? चिल्लाना सुनकर बेबेई जोर से रो पड़ी। सिसकती हुई वो सोफे से नीचे कूद पड़ी, पूरी तरह से ड्रामा करते हुए फर्श पर लौटने लगी और रोते हुए चिल्लाने लगी कि बेबे को अपना छोटा भाई चाहिए। अगर बड़ी बहन उसे वापस नहीं लाती तो बेबे भूखी रहेगी। ओ छिंग को इस फालतू की धमकी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और शांत रही। उसने बस पलटकर एकदम बेरहमी से जवाब दिया कि ठीक है तो भूखी मर जा, और ऐसा बोलकर वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर चली गई, जबकि बेबे वहीं पीछे बुरी तरह से रोती रही। मुझे ओ छिंग को आखिरी बार देखे हुए अभी बस एक ही दिन बीता था, लेकिन मुझे पहले ही एहसास होने लगा था कि लत लगना कितना खतरनाक है। बिना जाने अनजाने में मुझे उसकी मौजूदगी की पूरी तरह से आदत पड़ चुकी थी और अब उसके बिना मुझे अंदर से एकदम खालीपन महसूस हो रहा है। फिर फिजिकल एजुकेशन वाली क्लास के दौरान अंचुआन ने मेरे कंधे पर अपना हाथ मारा और सीधा पूछा कि भाई तेरे और ओ छिंग के बीच आखिर क्या लोचा हुआ है? मुझे तो लगा था सब बढ़िया है। मुझे क्या पता, मैंने दांत पीसते हुए कहा। शायद वो शुरू से ही मुझसे भयंकर नफरत करती थी और अब बस अपना पुराना बदला निकालकर मेरी खटिया खड़ी कर रही है। अंचुआन ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुझे 100% सच बता रहा हूँ। ओ छिंग पक्का तेरे लिए फील करती है। तुझे तो पता ही है ना कि महीने के उन खास दिनों में लड़कियों का दिमाग कैसे दही हो जाता है। अंचुआन ने अपनी शानदार थ्योरी झाड़ने से पहले थोड़ा सोचा। तुझे क्या लगता है कहीं उसके पीरियड्स तो नहीं चल रहे हैं? मैंने कहा जो भी हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी अचानक हमारे पीई टीचर ने अपनी सीटी बजाई और पूरी क्लास को एक जगह इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा कि अभी के अभी पूरे मैदान के 3 चक्कर लगाओ। पूरी क्लास ने इसके विरोध में एक साथ अपनी भड़ास निकाली, लेकिन मैंने बिना एक सेकंड सोचे बस दौड़ना शुरू कर दिया। एक चक्कर पूरा हुआ और फिर सीधा दूसरा चक्कर लगाया। मैं पसीने से बुरी तरह भीग चुका था, बाकी सब लोग पहले ही रुक चुके थे, लेकिन मैं बस लगातार आगे की तरफ भागता ही रहा, जबकि अंचुआन तेज हाफते हुए मेरे पीछे दौड़ रहा था। अंचुआन बोला, भाई भागना बंद कर, अगर तू ऐसे ही खुद पर जोर डालता रहा तो पक्का चक्कर खाकर गिर जाएगा। मैंने कहा, अंचुआन मुझे अकेला छोड़ दे, मेरी भड़ास निकलने दे। मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, लेकिन मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बहुत दूर बिल्डिंग में ऊपर खिड़की के पास स्कूल के अंदर ओ छिंग एकदम चुपचाप शांति से खड़ी होकर नीचे ट्रैक पर पागलों की तरह दौड़ते हुए उस लड़के को बड़ी गहरी नजरों से घूरकर लगातार देखे जा रही थी। उसी दिन थोड़ा बाद में मैं क्लास के अंदर बुरी तरह से ऊँग रहा था कि तभी अचानक से एक कतई जहर दिखने वाली लड़की आ गई। मैं उसकी किलर वाइब देखकर उस पर पूरा फिदा हो गया था, जब तक कि वो मेरी तरफ नहीं आई। स्कूल के बाद मैं और अंचुआन कराओ के बार पहुंच गए। हमने वहां 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक माइक में चिल्लाते हुए फुल टू धमाल मचाया और बियर गटकते रहे। अब मेरा सिर भारी घूमने लगा था। मैंने गुस्से से उबलते हुए बियर का खाली कैन मेज पर जोर से पटका और बोला, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ओ छिंग जैसी लड़कियां इस दुनिया में हैं ही क्यों। उसने बस एक फालतू सी बात बोली और सीधा मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खुद को समझती क्या है, वो अंचुआन भी मेरी ही तरह फुल नशे में एकदम टल्ली था। उसने नशे में सिर हिलाया और लड़खड़ाती जबान में बोला कि मैं अभी उसे कॉल करता हूं और तेरी तरफ से उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। ये सुनकर मैंने गुस्से में फोन निकाला। मेरी नजर इतनी धुंधली हो गई थी कि मुझे स्क्रीन अनलॉक करने में ही कई बार कोशिश करनी पड़ी। उधर ओ परिवार की बड़ी सी हवेली में अचानक फोन की घंटी बजी। ओ छिंग ने नीचे देखा और स्क्रीन पर मेरा नाम चमकता हुआ पाया। जब काफी देर तक घंटी बजती रही तो पास ही अदब से खड़े बटलर ली ने आखिरकार बोला, मिस ओ क्या आप ये फोन नहीं उठाएंगी? ओ छिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो एकदम शांत बनी रही और उसने अपनी नजरें वापस अपने कंप्यूटर पर जमाई। मुझे जो कुछ भी कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब मुझे उससे कोई फालतू बात नहीं करनी है। लेकिन फोन की घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। ये लगातार बजने वाली इरिटेटिंग आवाज उसके शांत दिमाग का दही कर रही थी और आखिरकार जब उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने फोन झपटकर उठा ही लिया। तभी मैंने बस कहा कि ओ छिंग। मैंने सिर्फ उसका नाम बड़बड़ाया, लेकिन सिर्फ इतने से ही उसके चेहरे की वो नकली शांति पूरी तरह से टूट गई और उसने फोन एकदम कसकर पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल मेरी नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज स्पीकर से किसी मशीन गन की तरह जोर से गूंज उठी, ओए तूने ये सब जानबूझकर किया है ना? तू एकदम शुरू से ही मुझसे सख्त नफरत करती थी ना? तूने ही मुझे उस ओ हवेली में रुकने के लिए मजबूर किया और अब तू ही मार कर बाहर निकाल रही है। तू खुद को समझती क्या है? ये सब सुनकर अचानक ओ छिंग की आंखों में एक बहुत ही खतरनाक सी चमक आ गई।
और उसने गुस्से में जोर से कहा कि जा जा, क्या तुमने अभी शराब पी रखी है? मैंने उसके इस सवाल को पूरी तरह से इग्नोर मारा, क्योंकि मैं नशे में अपनी ही भड़ास निकालने में एकदम मगन हो चुका था। तुझे पता है, शुरुआत में मुझे तुझसे भयंकर वाली नफरत थी, लेकिन जब भी मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में होता था तो तू हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती ही थी। रिसीवर से गूंजते हुए क्लब के उस कान फाड़ देने वाले म्यूजिक को सुनकर उसने तुरंत पूछा कि तुम अभी कहाँ हो और तुम्हारे साथ कौन ही है? मैं बस मेज पर अपना मुक्का मारता रहा और बुरी तरह से उसे गालियां देता रहा। ओ छिंग ने अपने कान पर शांति से वो फोन लगा रखा और वो चुपचाप मेरी गालियां सुन रही थी, जबकि उसका दूसरा हाथ बिजली की रफ्तार से कंप्यूटर कीबोर्ड पर चल रहा था और उसकी स्क्रीन पर तेजी से कोड की लाइनें लगातार नीचे भाग रही ही थीं, जब तक कि आखिरकार स्क्रीन पर एक चमकता हुआ लाल बिंदु नहीं आ गया। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठी, अपनी कार की चाबियां पकड़ी और तेजी से दरवाजे से बाहर की तरफ सीधा दौड़ लगा दी। उधर कराओके बार में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कब से उसे गरिया रहा हूं। अब मैं चिल्लाते हुए थक चुका था और मुझे तुरंत वॉशरूम जाना था। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी सीट से उठा और उस प्राइवेट रूम से रेंगते हुए बाहर निकला और बोला, आज के लिए तुझे इतनी ही गालियां काफी हैं, बाकी की पूरी भड़ास मैं अब किसी और दिन ही निकालूंगा। मैंने उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही अपना फोन तुरंत काट दिया। मैं नशे में पूरी तरह से टल्ली था और दीवार का सहारा लेकर अपने शरीर का वजन संभालते हुए उस हॉल में आगे लड़खड़ा रहा था कि तभी मुझे वॉशरूम मिल गया। मैं बहुत तेजी से उस वॉश बेसिन की तरफ लपका, लेकिन अचानक ही मैं एक अनजान आदमी से बुरी तरह टकरा गया। वो आदमी वहां अपने हाथ धो रहा था और मेरी टक्कर से पूरा पानी उछलकर उसकी आस्तीन पर गिर ही गया था। वो गुस्से में पलटा और तुरंत गालियां बकने लगा कि सत्यानाश, क्या तू अंधा है? लड़के वो 40 या 50 के आसपास का दिखने वाला एक बहुत ही खतरनाक सा आदमी ही तो था। मैंने कहा कि भाई माफ कर दे, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने भारी सिर हिलाया। उस आदमी ने मुझे फुल नशे में टल्ली देखकर घूरा। मैं लड़खड़ा रहा था, तभी उसके चेहरे पर एक बहुत ही घटिया और कमीनी सी मुस्कान फैल गई और वो एकदम बुरे इरादे के साथ बहुत ही गंदी तरह से हंसने लगी गया था। वो बोला कि सिर्फ सॉरी से क्या होगा, अगर माफी से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? अब तो तुझे मुझे इस बात का पूरा हर्जाना तो चुकाना पड़ेगा ना। मैं इतना ज्यादा नशे में टल्ली था कि मुझे उसकी बात समझ ही नहीं आई। मैंने पूछा कि किस बात का हर्जाना? तभी उस आदमी ने अपने गंदे इरादों के साथ हाथ बढ़ाया। मैं एकदम कंफ्यूज होकर उसे घूरने लगा, जब उसकी मोटी उंगलियों ने मेरी कलाई को जोर से जकड़ लिया। वो कमीना बोला, बच्चे क्यों ना हम कोई बहुत ही अच्छी सी जगह और एकदम शांत जगह ढूंढे जहां हम बात कर सकें कि तू मुझे कैसे हर्जाना देगा। वो ठरकी क्रीप मुझे घसीटते हुए अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। मैं उसे धक्का देना चाहता था, लेकिन मेरा पूरा शरीर एकदम बेजान सा महसूस हो रहा था और मेरे पास उसे मुझे घसीटने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर नियॉन लाइट से जगमगाती उस केटीवी लॉबी के अंदर ओ चिंग ने एकदम अचानक से उन दरवाजों को तोड़ते हुए धांसू एंट्री मारी। उसकी नजरें सीधा मुझ पर टिक गईं, जिसे एक अधेड़ उम्र का दरिंदा क्रीप घसीट रहा था। बस एक ही सेकंड में उसकी आंखों में किसी को जान से मारने वाला खतरनाक गुस्सा भर गया। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को उस आदमी की धज्जियां उड़ाने का हुक्म दे ही दिया। वो आदमी दर्द से फर्श पर तड़पते हुए चिल्लाया, मुझे मारना बंद करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ठीक उसी वक्त केटीवी का मैनेजर वहां अपनी पूरी टीम के साथ भागता आया। साथ कई सिक्योरिटी गार्ड्स थे और मैनेजर ने पूछा, यहाँ क्या बवाल चल रहा है? उस पिटे हुए अधेड़ ठरकी को लगा, मसीहा आ गए। तेरे क्लब का मैनेजमेंट इतना रद्दी कैसे है? ये पागल औरत सीधा अंदर घुसकर मुझे पीटने लगी। अगर तूने अभी सब सही नहीं किया तो मैं इस पूरी जगह का बटाधार कर दूंगा। पर मैनेजर ने सब अपनी आंखों से देखा था। वो छिंग ने अपना भौकाल दिखाते हुए गाड़ी सीधा दरवाजे के अंदर घुसा दी थी और गुस्से में आई। उस चिल्लाते हुए फट्टू आदमी को मैनेजर ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सीधा वो छिंग के सामने जाकर पसीने से भीगा झुक गया। बॉस ने वो छिंग के सामने सिर झुकाया और बोला, मिस ओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं दिल से आपकी माफी मांगता हूँ। पता नहीं इस चवन्नी छाप ने आपको कैसे परेशान किया, पर प्लीज अपना गुस्सा शांत कर लो। यह सुनकर वो अधेड़ उम्र का आदमी एकदम अपना आपा खोने लगा था। क्या तेरा दिमाग दही हो गया है? इस औरत ने अभी मुझे पिटवाया है। वो छिंग ने बहुत आराम से अपनी नजरें नीचे की और चुपचाप अपने महंगे कपड़ों को एकदम सही करने लगी थी। इसने मेरे बंदे को छुआ है, तुम खुद तय करो कि इसका क्या गेम बजाना है। मैनेजर बोला, जी बिल्कुल, हम इसका काम अभी तमाम कर देते हैं। मैं अभी भी दीवार के सहारे नीचे गिरा हुआ था और नशे में बुरी तरह धुत था। तभी अचानक किसी ने मेरी कलाई को बहुत जोर से पकड़ा, पर इस बार मुझे उसका वो छूना बहुत ही अपना सा और एकदम जाना पहचाना लगा। बहुत ही करीब का एहसास था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि मैं किसी तरह अपनी भारी आंखें खोल सकूं। वो छिंग, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? बिना कोई भाव दिखाए वो मुझे सीधा वॉश बेसिन की तरफ घसीट कर ले गई और उसने नल को पूरी ताकत से खोल दिया था। बिना किसी तरस के उसने मेरे मुंह पर एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी मारना शुरू कर दिया और बोली कि तू एकदम पोपट और बेवकूफ है ढक्कन। वो छिंग ने अपने दांत पीसते हुए हर एक शब्द को चबाकर बोला, क्या तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि तू अभी क्या कर रहा था? मैंने अपने नशे में धुत होकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम मुझसे थोड़े प्यार से और तमीज के साथ बात नहीं कर सकती? वो छिंग ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरा दुख छलक रहा था। बाहर से लोग गुजर रहे थे और हमारी तरफ उंगली दिखाते हुए आपस में कानाफूसी कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये क्रीप कितना गंदा दिख रहा है, मेरी आंखें जल रही हैं। ये सब सुनकर वो छिंग के चेहरे की वो नमी पूरी तरह गायब हो गई और वो खतरनाक बॉस फिर से लौट आई। उसने वहां खड़े सभी लोगों को एकदम जान से मार देने वाली नजरों से घूरा। क्या घूर रहे हो? तुम सब लोग पहली फुर्सत में पतली गली से निकल लो। ये सुनते ही भीड़ डर के मारे वहां से रफू चक्कर हो गई। वो छिंग ने नीचे मेरी तरफ देखा जो उसके कंधे पर गिरा था। उसे अच्छे से पता था कि उस पुरानी घटना की वजह से वो मुझे ज्यादा प्यार नहीं दिखा सकती थी।
लेकिन फिर भी वो खुद को मेरी फिक्र करने से रोक नहीं पाई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका अपना दिल पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था और वो बोली, ठीक है जो भी, बस इस बात को एकदम आखिरी बार समझ लो, मैं तुम्हें घर लेकर जा रही हूँ। मैंने किसी तरह अपनी भारी आंखें खुली रखने की कोशिश की। आंचुआन वो अभी भी प्राइवेट कमरे में ही पड़ा है। वो चिंग ने अपना फोन निकाला और ची शियाओ को एक कॉल किया था। 15 मिनट के अंदर ही ची शियाओ वहां आ गया और नशे में पूरी तरह धुत तानचुआन को घसीट कर ले गया। वापस ओ परिवार की हवेली में मैंने बहुत ही धीरे से अपनी भारी पलकों को खोलने की कोशिश की और सोचा कि मैं कौन हूं और मैं इस वक्त कहां हूं। तभी अचानक मेरे बगल में कुछ बहुत ही मुलायम सी चीज हिली और डर के मारे मेरी तो सच में पूरी हवा टाइट हो गई। मैंने एकदम पागलों की तरह झटके से कंबल हटाया तो देखा कि बेई बेई मेरे पास गहरी नींद में सो रही थी। उसने पिंक गाउन पहनकर अपनी बिल्ली को गले लगाया हुआ था। वो सोते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी उसकी वो चमकती हुई आंखें अचानक से खुली और उसकी नजर सीधा मुझ पर टिक गई। छोटे भाई तुम आखिरकार उठ ही गए। बेई बेई तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको यार, ये तो ओ परिवार की हवेली है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? असली सवाल तो ये है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने अपना दिमाग दौड़ाने की पूरी कोशिश की कि कल मैं और आन चुआन शराब पीने गए थे, बाहर पीने गए थे, और फिर मैंने क्लब में वो चिंग को देखा था। लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ? मैंने बहुत जोर से अपना सिर हिलाया लेकिन मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ चुका था। कुछ याद नहीं, मुझे एक भी चीज याद नहीं आ रही थी। बेई बेई ने मेरी तरफ ऊपर देखा और अपनी एकदम मीठी प्यारी सी आवाज में मुझे बोली, छोटे भाई बेई बेई ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आप पूरे 2 दिनों से घर वापस ही नहीं आए थे, सच में बहुत याद आई थी। ये सुनकर मेरा सख्त लौंडा वाला दिल पूरी तरह से पिघल गया। मेरी आंखों में बहुत प्यार भर आया। मैंने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से उसके मुलायम बालों को सहलाया। मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। बेई बेई ने अपना प्यारा सा छोटा चेहरा ऊपर उठाया। छोटे भाई अब तुम मुझे छोड़कर दोबारा कभी मत जाना, ठीक है ना? बेई बेई क्या तुम्हें पता है कि मैं असल में यहाँ वापस कैसे आया? वो छिंग तुम्हें वापस लेकर आई थी। तभी दरवाजे से एक बहुत ही गर्मजोशी से भरी हंसती हुई आवाज एकदम से गूंज उठी। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और देखा कि दादी ओ वहां खड़ी थी और उनके हाथ में गर्म दूध का एक गिलास था। ओह जी, तुम अभी उठे हो ना? तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी होगी। पहले थोड़ा सा दूध पी लो, हम जल्दी ही नाश्ता भी तैयार कर लेंगे। मैंने वो दूध का गिलास बहुत ही कंफ्यूजन में लिया और पूछा, दादी आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? दादी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और एक छोटी सी स्कूल की लड़की की तरह हंसने लगी। छिंग खुद तुम्हें उठाकर लाई थी। मैंने अपनी दोनों आंखों से ये देखा था। कल रात को तूने बहुत ही ज्यादा दारू पी ली थी और वो छिंग तेरे लिए टेंशन के मारे एकदम बीमार जैसी हो गई थी। सच में उसके चेहरे का वो डर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उसे किसी के लिए इतना घबराते हुए कभी नहीं देखा था। रुको, तो कल रात मैंने जो भी देखा था क्या वो सपना नहीं था भाई? वो छिंग असल में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे दिल का वो दम घुटने वाला सारा दुख बस एक ही पल में गायब हो गया और मैं एकदम झटके से उठ गया। वो इस वक्त कहाँ है? वो बस बिल्कुल बगल वाले कमरे में ही है। मैं अभी उसे देखने जा रहा हूं क्योंकि मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है भाई। बेई बेई ने लड़खड़ाते हुए बेड से नीचे उतरने की कोशिश की और बोली, मुझे भी जाना है। दादी ने तुरंत बच्ची को उठाया और कहा, तू हड्डी मत बन। मैं तुरंत भागकर बगल वाले कमरे में गया और देखा कि दरवाजा एकदम कसकर बंद था। मैंने अपने तेज धड़कते हुए दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, नॉक किया। वो छिंग मैं हूं। मैं वहां एकदम बेचैन होकर दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा था। अंदर से बहुत देर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वहां कोई भी मौजूद ना हो। और फिर फाइनली दरवाजे की कुंडी खुली। वो छिंग वहां सामने खड़ी थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह पूरी तरह से एकदम भावहीन था। उस पर कोई इमोशन नहीं था। मैं उन ठंडी आंखों में एक भी भावना को नहीं पढ़ पा रहा था। दारू के नशे ने कल रात की मेरी ज्यादातर यादों को पूरी तरह से मिटा दिया था भाई। लेकिन ये जानकर कि वो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरा दिल खुशी से झूमने लगा था। कल रात के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार। मुझे किस बात का शुक्रिया बोल रहे हो? मुझे घर वापस लाने के लिए। उसका चेहरा अभी भी एकदम पत्थर जैसा ही था। शियाओ झू, अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो कोशिश करना कि अपना ये खाली दिमाग भी अपने साथ लेकर जाना, वरना कोई तुम्हें बीच बाजार में बेच देगा और तुम इतने बड़े पोपट हो कि उसी के साथ बैठकर अपना पैसा भी गिन रहे होगे, समझे? मैंने भी उसकी तरफ गुस्से से देखा। मुझे लगा मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। पहली बात तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नशे में धुत हुआ था। वो छिंग मेरी आंखों में देखने लगी। उसने काफी देर तक देखा और फिर अचानक अपनी नजर हटा ली। तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस वहां से गुजर रही थी। पर अगली बार किस्मत तेरा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। उसकी आवाज सुनने में बहुत ही ज्यादा ठंडी और एकदम बेरुखी से भरी लग रही थी। क्या कल रात को वो मेरा सिर्फ एक नशे वाला भ्रम? इसी बीच दादी ओ और बेई बेई बगल वाले कमरे से छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। उसकी ऐसी बेरुखी वाली ठंडी आवाज को सुनकर दादी ओ गुस्से में बाहर आ गई। उन्होंने हम दोनों के बीच का वो दम घुटने वाला माहौल महसूस कर लिया था और वो तुरंत गुस्से से बुरी तरह भड़क उठी और बोली, वो छिंग तुम्हारे इस घटिया बर्ताव का क्या मतलब? दादी ओ ने अपनी पोती को बहुत गुस्से में घूरा और फिर मेरे उदास चेहरे की तरफ देखा। अब वो अपने अंदर की बात को और ज्यादा बिल्कुल नहीं रोक पा रही। आजी प्लीज तुम उससे गुस्सा मत होना। वो छिंग के इस तरह से बर्ताव करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये सब कुछ सालों पहले शुरू हुआ था, जब एक बार अचानक दादी वो छिंग ने अचानक उनकी बात काट दी और उसकी आवाज में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भरी हुई थी। दादी ओ ने उसी वक्त डरकर अपना मुंह एकदम बंद कर लिया था, जो सही था। वो अपनी दादी को वो गहरा राज उगलने से रोकने में पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। वो छिंग बिना एक भी फालतू शब्द बोले चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट गई थी। तुम बस जाकर अपना नाश्ता कर लो,
उसके बाद अंकल झांग तुम्हें गाड़ी से स्कूल छोड़ देंगे। मैंने बहुत गुस्से में अपने दांत पीसे और वू को वहां से जाते हुए देखा। लगा जैसे किसी ने आसमान में बिठाकर सीधा कीचड़ में पटक दिया हो दिल के। तो ऐसे चीथड़े उड़े कि क्या बताऊं, पूरी तरह सत्यानाश हो गया आज भाई का। स्कूल जाते वक्त गाड़ी की खिड़की से बाहर बस घूरता रहा और अपनी ही पनौती वाली उदासी में गोते खा रहा था। तभी अचानक से मेरा फोन जोर से बजा और ध्यान टूट गया। दिमाग की दही करने वाले उन फालतू ख्यालों से बाहर निकलकर मैंने स्क्रीन देखी और एकदम से मेरी हवा टाइट हो गई जब मैंने देखा कि कॉल करने वाली वे ही तो थी। स्पीकर से उसकी जानी पहचानी मीठी हंसी की आवाज। गुजी मैं हूं, तुम कब उठे और अब तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है? मुझे सब कुछ जल्दी से बताओ यार। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा, मेरा फोन पिछले कुछ दिनों से स्विच ऑफ पड़ा था। होश में आते ही उसने सबसे पहला काम अपना फोन ढूंढने का ही किया तो था ना, और उसने सबसे पहला कॉल सिर्फ मुझे ही किया था। ओ छिंग ने मुझे जो भयंकर दर्द दिया था वो बोझ अब अचानक से मेरे सीने पर उतना भारी नहीं लग रहा था अब। लेकिन मैं एकदम खामोश रहा और जबरदस्ती कोई खुशी वाला जवाब नहीं दे पाया। वेई ने उसी पल भांप लिया कि जरूर कुछ ना कुछ लोचा तो पक्का हो गया है इधर। आज क्या हुआ कुछ नहीं, लेकिन वेई की आवाज एकदम सख्त हो गई। उसने कहा जो भी चल रहा है मुझे सच सच और पूरी बात अभी बता दो ना। सच कहूं तो मुझे अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने पिछले कुछ दिनों का सारा रायता उगल दिया, जिसे सुनकर वेई एकदम सन्न रह गई उस वक्त। वेई क्या तुम अभी भी लाइन पर हो? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी है? नहीं, वेई ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में मुझे जवाब दिया था। तब तुम्हारा मतलब है कि जब मैं बेहोश थी तब ओ छिंग जानबूझकर तुमसे कन्नी काट रही थी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उस बंदी ने मेरे साथ कितना घटिया बर्ताव किया है यार। मैंने एकदम गुस्से में भड़कते हुए अपनी पूरी भड़ास निकाली। ये वेई ने अपना होठ काटा और काफी देर तक शांत रहने के बाद दबी आवाज में कुछ तो बोली। आज दोपहर मुझे वाई सिटी के एक अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। या तुम स्कूल के बाद विलियम अस्पताल के पूर्वी गेट वाले कॉफी शॉप में मुझसे आकर मिल सकते हो आज। मुझे तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बतानी है। ठीक है, मैं वहां पक्का पहुंच जाऊंगा। मैंने बिना किसी झिझक के एकदम तुरंत ही उसकी बात मान ली थी। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने उस कॉफी शॉप का दरवाजा धक्का देकर खोला। तभी एक वेटर तुरंत मेरे पास आया और बोला, नमस्ते सर, क्या आपने पहले से बुकिंग की है क्या यहाँ? मैंने एक सेकंड के लिए सोचा और उसे ये वेई का नाम बता दिया। वेटर समझ गया और मुझे खिड़की के पास एक शांत और अकेले टेबल की तरफ ले गया था। उस वक्त मैं मुश्किल से अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि एक जानी पहचानी और दिमाग खराब करने वाली परछाई मेरी तरफ आई। ओ छिंग, यहाँ क्या बवाल करने आ गई है भाई? अब तो हम दोनों की नजरें मिली और हम दोनों के चेहरे पर एकदम खतरनाक हैरानी साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं ही वहां पहुंचने वाला सबसे आखिरी बंदा था उस दिन। ठीक उसी वक्त पीछे से एक बहुत ही मीठी सी आवाज ने पुकारा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ये वेई खड़ी थी। एकदम अप्सरा जैसी लग रही थी। वो काफी हद तक ठीक लग रही थी, लेकिन चेहरा अभी भी पीला था। कसम से माजरा क्या है, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। फ्यूज उड़ा दिया। ये वेई धीमे और शांत कदमों से चलकर पास आई। चलो सब बैठ जाते हैं। ओ छिंग, और मैंने बिना कोई बात किए चुपचाप अपनी अपनी जगह ले ली थी। ये वेई ने एक प्यारी सी माफी मांगने वाली मुस्कान दी। तुम दोनों को बिना बताए यहाँ बुलाने के लिए मुझे माफ कर दो। ओ छिंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूरा था। वेई तुम आखिर क्या खिचड़ी पका रही हो? तुम्हारा असली गेम क्या है? बस दो बातें कहनी है, ऐसा उसने एकदम शांत आवाज में हम दोनों को जवाब दिया। ये वेई ने दो उंगलियां उठाई और डरावनी शांति से बोली, जिया झे, क्या तुम जानना चाहते हो? ओ छिंग, तुमसे बुरी तरह कन्नी क्यों काट रही है आजकल? ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी तो सांस ही अटक गई। ये वेई ने अपनी फुसफुसाती हुई आवाज में फिर से कहा, मेरी वजह से हुआ है ये। ओ छिंग ने अपनी नजरें झुका ली और अपना कॉफी का कप कसकर पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं और मैंने ओ छिंग की तरफ झटके से देखा। रुको, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्या तुम्हें ये वेई से प्यार है? मेरी इस बात पर ये वेई उसी टेबल पर एकदम जोर जोर से हंसने लग गई थी। जिया जी, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही फालतू दौड़ता है। मेरे कहने का मतलब था कि ओ छिंग की इस अजीब हरकत की असली वजह कुछ सालों पहले हुआ एक बड़ा सा एक्सीडेंट है। उसने एक गहरी और शांत सांस छोड़ी और बोली, उस वक्त मैं और ओ छिंग अभी अभी चीन वापस लौटे थे। हमारे दोनों परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मेरी नजरों में ओ छिंग हमेशा से मेरी सगी बहन जैसी ही रही है। ये वेई रुकी और अपनी तेज और चुभती हुई नजरें सीधा ओ छिंग पर गड़ा दी। अगर तुम्हें लगता है कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारी जान बचाने के बदले तुम्हें जिंदगी भर इस भारी एहसान तले दबकर जीना पड़ेगा और इसी गिल्ट की वजह से तुम जिया झे को खुद से दूर कर रही हो, तो मुझे माफ करना ओ छिंग, लेकिन मैं तुम्हारा ये बकवास बलिदान बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। ये सब सुनकर मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। क्या सच में कोई कार एक्सीडेंट हुआ था यार? तभी अचानक से मुझे पुरानी बात याद आई। ये वेई ने एक बार बातों ही बातों में बताया था कि उसका पहले एक बार बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त भाई, और उसी एक्सीडेंट की वजह से काफी लंबे समय के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ये सब जानकर मेरी आंखें शौक के मारे फटी रह गई थीं। वेई क्या सच में उस दिन तुमने ओ छिंग की जान बचाई थी? ओ छिंग का चेहरा अभी भी एकदम डरावने और सन्न तरीके से पूरा खाली था यार, लेकिन उसकी बातों में एक बहुत ही भारी वजन महसूस हो रहा था। अगर वेई ने मुझे उस दिन धक्का नहीं दिया होता तो आज मैं अंधी होकर घूम रही होती। सच में ये वेई बचपन से ही शांत और प्यारी सी लड़की थी, लेकिन अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद तो उसका पूरा का पूरा स्वभाव ही एकदम बदल गया था। उसने खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया था और किसी से भी बात नहीं करती थी। उसकी नजरें वापस आने के बाद ही वो अपनी पुरानी नॉर्मल हालत में लौटी थी यार।
लेकिन अब वो दोनों एक ही बंदे के प्यार में पड़ गई थी और ये वेई ने तो ओ छिंग की जान बचाने के लिए अपनी ही जान की बाजी लगा दी थी। आज उसी भारी कर्ज की वजह से ओ छिंग मेरे प्यार को बिल्कुल भी अपना नहीं पा रही थी। लेकिन ये सारी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरा सिर चकराने लगा था। मैंने ये वेई को एकदम हैरानी से घूरा। ठीक है, लेकिन इस पूरी रामकथा का मेरे और ओ छिंग के रिश्ते से आखिर क्या लेना देना है भाई लोग। ये वेई ने धीरे से एक छोटी सी हंसी छोड़ी। उसने बड़ी शांति से अपने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और उसे वापस आराम से मेज पर रख दिया था। उस वक्त कप नीचे रखकर उसने बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर अपनी नजरें ऊपर की और बोली, ये वो दूसरी बात है जो मैं तुम दोनों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। तुमने ओ छिंग को पहले ही नोटिस कर लिया है और मैं उसे पसंद करती हूँ। वेई ने कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए भारी गिल्ट महसूस करती हो इसलिए तुमने ये सब किया है। तुमने जानबूझकर उस बड़े वाले कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया और शियाओशा से खुद को दूर करके उसे पूरी तरह से मुझे ही सौंपना चाहा, जो एकदम सरासर गलत है। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। कोई मुझे बताएगा कि अभी क्या हुआ। ये वेई ने कहा कि वो मुझे पसंद करती है। मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, अगर तुम्हारा मेरा एहसान चुकाने का यही फालतू तरीका है तो मैं इसे कभी नहीं मानूंगी। मुझे तुम्हारी कोई भी खैरात नहीं चाहिए। मैं बस बराबरी का एक सच्चा कंपटीशन चाहती हूँ आज भी। ये वेई का चेहरा, जो हमेशा एकदम शांत रहता था, इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था और अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सीधा मेरी तरफ देखा था। उस पल उसका चेहरा उसी पल अचानक से वापस एकदम प्यारा और शांत हो गया था। चलो अब यहां से चलते हैं। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वहां इतनी सारी बातें एक साथ जानकर दिमाग की नस फट रही थी और मुझे बहुत ज्यादा हवस भी चढ़ रही थी। मैंने बिना सोचे समझे ये वेई के पीछे चलना शुरू कर दिया और बाहर आ गया था मैं। अचानक जैसे ही मैं खड़ा होकर 2 कदम आगे बढ़ा, तभी किसी ने मेरी दूसरी कलाई को भी कसकर पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो ओ छिंग एकदम झन्नाटेदार लुक में खड़ी थी। माथा ठनका, मेरा यार ये क्या नया लोचा है। वो भी खड़ी हो चुकी थी और मैं बीच में एकदम पोपट बना खड़ा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कैफे के सारे लोगों की आंखें मुझ पर ही टिकी हैं और मेरी तो एकदम से हवा टाइट हो गई कि अब क्या बवाल होगा। ये वेई ने नजरें झुकाकर मुझे एकदम प्यार से देखा और बोली, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो या यहीं रुकना है। मैंने तुरंत बिना सोचे कहा, मुझे बस यहां से निकलना है। मैंने एकदम जल्दबाजी में बोला, क्योंकि मुझसे आसपास के लोगों की घूरती नजरें बिल्कुल भी झेली नहीं जा रही थी। मैं वहां से अपनी जान बचाकर अकेला ही निकल भागा और सीधा अपने घर पहुंचकर अंदर से अपना दरवाजा लॉक कर लिया। घर पर कोई भी नहीं था और मेरा दिमाग एकदम से दही हो चुका था। मुझे उस वक्त बस एक शांति वाली जगह चाहिए थी ताकि मैं अपनी उलझी हुई सारी चीजों को सुलझा सकूं। यी वेई और मुझे एक साथ वहां से बाहर जाते हुए देखकर ओ छिंग की मुट्ठियां गुस्से से तन गई थीं। गर्मियों की शुरुआत का मौसम था, इसलिए उस रात बाहर की हवा में एक बहुत ही कड़क और शांत ठंडक थी। मेरी हालत तो उस वक्त ग्रिल पर सिकते हुए किसी कबाब के टुकड़े जैसी हो गई थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था पर नींद नहीं आ रही थी। माथा एकदम से ठनक सा गया था। मैं तो अब देखने में भी बेकार लगता हूँ, फिर यी वेई मुझ पर कैसे फिदा है। और ये भी समझ आ गया कि ओ का प्यार सिर्फ यी के कारण। वो जानबूझकर मुझे इग्नोर मार रही थी और उस मैडम ने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि वो मुझसे कोई नफरत करती है, बल्कि कैफे में हम दोनों के अलग होने के बाद अब तक कई घंटे बीत चुके थे और एकदम सन्नाटा। जब मैं वापस घर आया तो मुझे यी वेई का कॉल आया, जिसमें उसने मेरी फिक्र करते हुए दुनिया भर की अच्छी बातें बोली। और ये पूरा का पूरा मामला ऐसा लग रहा कि ओ छिंग तो जैसे पूरी दुनिया से ही गायब हो गई हो। सच कहूं तो बिना किसी चीज को कंपेयर किए कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं होता है। मुझे खुद से ही नफरत होने लगी कि आखिर मुझे उस घमंडी लड़की में ऐसा क्या खास लगा जो मैं लट्टू हो गया। यही सब सोचकर मैं आगे की तरफ चला। मैंने किचन में जाकर फ्रिज खोला तो वहां देखा कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जब से ओ की दादी ने मेरी मां की मदद की थी तब से फ्रिज एकदम खाली था। जब से मैंने एक नर्स काम पर रखी थी तब से मुझे हर दिन खाना बनाने और भागकर अस्पताल जाने की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं रहती थी। धीरे धीरे मेरी खुद की डाइट का भी एकदम कबाड़ा हो गया था और मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी कि मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैंने तय किया कि आज थोड़ा भौकाल दिखाते हैं और बाहर जाकर कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। 15 मिनट के बाद मैं अपने हाथ में अंडे और हैम वाला मस्त पैनकेक लेकर घर की तरफ मजे से वापस लौट रहा था। मैं बस अपनी गली के बाहर पहुंचा ही था कि मुझे वहां एक जानी पहचानी लड़की दिखी। उसके सामने वो सफेद और नीले रंग की कार एकदम शांति से पार्क की हुई साफ दिख रही थी। एक लड़की अपने दोनों हाथ बांधकर उस कार के सहारे खड़ी थी और वहां चल रही तेज हवा उसके लंबे बालों को एकदम बुरी तरह से उड़ा रही थी। उसकी नजरें मेरे उस कमरे पर टिकी थी जिसकी लाइट जल रही थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसके ठीक पीछे ही खड़ा हुआ हूं। जब ओ छिंग ने मेरी आवाज सुनी तो वो एक पल के लिए एकदम सन्न रह गई और फिर अपना प्यारा सा चेहरा घुमाकर मेरी तरफ देखने लग गई थी। मैंने एकदम चौंकते हुए आगे बढ़कर उससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो। ओ छिंग के चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी वाली वाइब साफ दिख रही थी। मैं तो बस बोर हो रही थी और बाहर निकलकर भी मेरा नुकसान ही है। इसका ये जवाब सुनकर लगा कि ये तो एकदम टिपिकल ओ छिंग वाली बात है। मुझे इस नखरेबाज लड़की से किसी भी मीठी बात की कोई खास उम्मीद भी नहीं थी। मैंने अपना सिर हिलाया और बोला कि ठीक है, तुम अपना आराम से टाइम लो, मैं पहले अपने घर के अंदर जा रहा हूं। इतना बोलकर मैं उसके बगल से निकलने ही वाला था कि तभी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, पर मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ा था भाई। मैं अभी आधे रास्ते में ही था कि तभी मेरे पीछे से बहुत ही धीमी सी आवाज आई कि शिया शिया, मुझे तुम्हारी सच में बहुत याद आई। जो लोग पैसे देकर देखना चाहते हैं वो नीचे वाले लिंक पर क्लिक करें। मैं बस क्लास में झपकी ले ही रहा था कि एक खूबसूरत अप्सरा अचानक कमरे में घुस आई। मैं तो बस उसके उस कातिलाना रूप को देखकर लट्टू हो गया था।
मैंने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही है और बोली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। ये चंद शब्द हवा में उड़ते हुए किसी मुलायम पंख की तरह एकदम साफ थे, लेकिन उन्होंने सीधे जाकर मेरे दिल पर एक बहुत ही तगड़ी गहरी चोट मारी थी। मैंने खुद को शांत किया और उसकी तरफ पलटकर देखा और कहा, ओ छिंग, तुम मुझे क्या समझती हो? जैसे ही मुझे लगेगा कि तुम किसी और को भाव दे रही हो तो मैं भी कल्टी मार लूंगा। ओह छिंग मुझे लगातार घूरती रही और बोली, मैंने तुम्हें कभी भी कोई फालतू की चीज नहीं समझा, लेकिन सच तो यह है कि सारी की सारी असलियत हम दोनों के बिल्कुल ही सामने रखी हुई है। अगर ये बेई बीच में नहीं आती तो मैं आज भी ढक्कन की तरह अंधेरे में रहता और मुझे तुम्हारे इस पूरे के पूरे गेम के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता कभी। अगर वो नहीं होती तो तुम आज रात मेरे पास आती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में ये वेई के लिए जो गिल्ट है वो मेरे प्यार से बहुत ज्यादा बढ़कर है। अपनी भड़ास निकालने के बाद मैं पलटा और वहां से निकल लिया। ओह छिंग एकदम खामोशी से मेरे वहां से दूर जाने वाले उस फिगर को देखती रही। सच कहूं तो उसे इस पूरे बवाल का अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसे अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है। एकदम पोपट है। ओ छिंग ने खुद का ही मजाक उड़ाते हुए धीरे से बड़बड़ाया कि आखिर इसमें सबसे बड़ा पोपट तू है या फिर मेरी ही कोई भारी सी बड़ी गलती रही है। शुरू में तो वो बंदी साफ तौर पर सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन आखिर में देखा जाए तो उसने खुद का ही गेम बजा दिया और अपनी खुद की वाट लगा ली। एक दिन मैं सोकर उठा तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे, क्योंकि कल रात मैं पूरी तरह से अपनी नींद का सत्यानाश कर चुका था। ये सब रायता सिर्फ ओ छिंग और ये वेई की वजह से फैला था। मैं आराम से अपना ब्रश कर रहा था कि तभी फोन बजा। मैंने देखा और उसे तुरंत ही अपने हाथ में उठा लिया। मैंने नींद में ही बोला कि सिस्टर यून्यू, आप इस बात को मत भूलना कि अपना कॉन्ट्रैक्ट बस खत्म ही होने वाला है। मैंने कहा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अभी यार कि बस परसों तक का टाइम है। तुम असली चेहरे वाले इंटरव्यू का फायदा तुरंत उठा सकती हो, तो फिर तुम इसके लिए पहले से ही तैयारी क्यों नहीं कर लेती हो? मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उससे पूछा कि क्या इसमें ऐसा कुछ खास है जिसकी तैयारी की जाए। मेरी ये बेरुखी वाली बात सुनकर तो मुंह बियोन्यू एकदम से स्पीचलेस ही हो गई थी। परसों तो वैसे भी वीकेंड है। अपना रूप वापस पाने के बाद तुम उस क्रू में तीसरे मेल लीड वाली मीटिंग को अटेंड करने के लिए सीधा वहीं पर चले जाना। कोई भी लोड मत लेना बिल्कुल। मैं तुम्हें उस कैरेक्टर की सारी बेसिक जानकारी थोड़ी देर में भेज दूंगी। इतना सब कुछ बोलने के बाद मुयून्यू एक पल के लिए फोन पर एकदम से शांत हो गई थी। हालांकि वो सिर्फ तीसरा मेल लीड था, लेकिन वो कैरेक्टर सच में बहुत ही प्यारा था। बाकी हर चीज से ज्यादा इंसान का जमीन से जुड़ा होना ही तो हमेशा मैटर करता ही है ना। मैंने एकदम हड़बड़ी में अपना बैग उठाया और बोला, तुम एकदम सही कह रही हो। तुम वो सारी जानकारी मेरे ईमेल पर डाल देना। अभी मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मुझे पहले से ही लेट हो रहा है। मैंने फोन काटा और भागकर गली से बाहर आ गया, लेकिन वहां खड़ी दो रेसिंग कारों ने मेरी आंखें ही एकदम से चौंधिया दी थी। ओ छिंग और ये वेई दोनों ही अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार के एकदम सामने पूरे भौकाल में खड़ी थीं। मुझे बाहर आते हुए देखकर ये वेई ने बहुत ही प्यार से मुझे एक स्माइल भी दी और अपने हाथ में मौजूद खाने का बैग हिलाते हुए बोली, मेरी जिम्मेदारी तुम्हें स्कूल छोड़ने की है और तुम्हारी जिम्मेदारी बस चुपचाप ये नाश्ता खत्म करने की है। समझ गए तुम? वो हमेशा मुझसे मेरी राय इतने ज्यादा प्यार से पूछती है कि मैं मना नहीं कर पाता। ओ छिंग की गहरी नजरें भी मुझे ही घूर रही थीं। वो अपनी गाड़ी से उतरी और बोली, तुम जो भी खाना चाहते हो मैं तुम्हें वहीं लेकर चलूंगी। वैसे भी ये काम और स्कूल जाने का एकदम पीक टाइम है। दो महंगी गाड़ियां वहां खड़ी देखकर रास्ते से गुजरने वाली सारी पब्लिक का ध्यान उधर ही चला गया। सब उंगली दिखा रहे थे और मेरी तो सरेआम वाट लगी थी। कान घिसकर एकदम लाल हो गए। मैंने चुपके से ओ चिन को देखा और सीधे ही वेई की तरफ निकल लिया। यार तू तो अभी अभी ठीक हुई थी ना, फिर इतनी जल्दी क्या थी बाहर आने की? इतनी सी छोटी और फालतू बात के चक्कर में मुझे ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये वेई ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ प्यार से देखा। तुम्हारे मामले मेरे लिए कभी छोटी बात नहीं रहे। इन दोनों को ऐसे चिपक कर बात करते देखकर ओ चिन का खतरनाक और जानलेवा दबदबा एकदम साफ महसूस हो रहा था। उसके शरीर से निकलती किलर वाइब किसी की भी जान निकाल सकती है। तुम मुझे डराकर एकदम गायब ही कर रही हो। मेरी तो हवा टाइट हो गई। खुद को एक अदृश्य इंसान मानकर मैंने पीछे मुड़कर तुम्हें एक बहुत ही समझदारी वाले अजीब एक्सप्रेशन के साथ घूर कर देखा और चुपचाप दिल से सॉरी बोल दिया। मेरी अपनी सगी अच्छी बहन। ओ चिन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम सीधे मुंह पर तंज कसते हुए पॉइंट आउट किया। वेई अच्छा होगा तुम अपनी बची हुई फालतू एनर्जी को बचा लो और ये फालतू के बेकार काम करना कम कर दो। मैं ही हमेशा उसे स्कूल छोड़ने जाती रही हूँ। कोई भी इस सिस्टम को बदलने की फालतू कोशिश बिल्कुल भी ना ही करे। ये वेई ने स्माइल मारते हुए स्वैग में कहा कि शायद अब से सब कुछ बदल जाएगा। ये तगड़ी बात बोलकर उसने नीचे मेरी तरफ देखा और कहा कि इसे अब स्कूल के लिए पक्का बहुत जल्दी लेट हो जाएगा। हम गाड़ी में बैठे और मैंने हाँ में सिर हिलाकर गाड़ी से नीचे कदम रख दिया। तभी ओ चिन ने आगे बढ़कर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मैं चौंक कर उसकी तरफ पलटा, नया लोचा देखकर। भाई ये तो साफ था कि कुछ दिन पहले तुमने खुद ही अपने मुंह से मुझे बोला था कि तुम आगे से मुझे कभी स्कूल छोड़ने नहीं जाओगी, है ना? मैंने झटके से उसका हाथ छिटका और ये वेई की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का इंजन चालू हुआ और वो गाड़ी धीरे धीरे वहां से आगे निकल कर गई। मैंने गाड़ी के शीशे से पीछे देखा। ओ चिन वहां एकदम अकेली छूट गई थी। उस कड़क भौकाल वाली बंदी के चेहरे पर एक अजीब सा गहरा अकेलापन साफ झलक रहा था। कट गया बेचारे का बहुत बुरी तरह। मेरे सामने अचानक से एक पेपर बैग थमा दिया गया। ये वेई की वो स्माइल दिल पिघलाने वाली और एकदम प्यारी थी और वो बैग अभी भी काफी गर्म ही था।
मैंने अपनी नजरें हटाई और जल्दी से उस बैग को पकड़ लिया और शुक्रिया बोला। उसने कहा, मुझे कभी थैंक यू मत बोला करो, तुम्हारे लिए ये सब करके मुझे दिल से खुशी मिलती है। मैंने वो पेपर बैग अभी खोला नहीं था। अपनी नजरें नीचे झुकाकर मैंने एकदम शांत आवाज में कहा, ये वेई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। लेकिन उसने तुरंत ही मुझे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता है तुम क्या कहना चाहते हो। स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए ये वेई के हाथों की ग्रिप अचानक से थोड़ी सख्त हो गई। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अगर हो सके तो इतने बेरहम होकर वो कड़वी बातें मत बोलना मेरे यार। मैं तुम पर कोई फालतू प्रेशर नहीं डालना चाहती, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने का हक मत छीनो। मैंने कहा, बस दिल से केवल सॉरी। इन 3 छोटे और सीधे शब्दों ने मेरा पूरा मतलब एकदम साफ कर दिया था। असल में मैंने उसकी गाड़ी में बैठने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं दिल की पूरी बात बोलना चाहता था। मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने अंदर की फीलिंग्स बताना चाहता था और जाहिर सी बात है कि ये एंडिंग पहले से तय ही थी। लेकिन ये वेई का दिल अभी भी बहुत बुरी तरह दुख रहा था। उसकी आंखें उदास थीं। क्या अगर वो और मेहनत करती तो जिया झुओ पक्का उस पर फिदा हो जाता। स्कूल के लंच टाइम में कैफेटेरिया के अंदर ये पूरा तमाशा चल रहा था, जहां खिड़की के ठीक बगल में एक एकदम भद्दा और बदसूरत सा दिखने वाला लड़का आराम से बैठा हुआ ही था। उस लड़के के दोनों तरफ स्कूल की एकदम कड़क अप्सराएं बैठी थी। ओ चिन और ये वेई उसके लिए अपने हाथों में डिशेस पकड़े हुए थी, जैसे उन दोनों के बीच कोई रेस चल रही हो। मेरे आसपास मौजूद हर एक बंदा चुपचाप कानाफूसी कर रहा था और मैंने तंग आकर अपनी चॉपस्टिक्स को नीचे पटक दिया। तुम इन्हें खा क्यों नहीं रहे हो? ये वेई ने मुझे चॉपस्टिक से सब्जी देते हुए एक बड़ी बहन की तरह डांट लगाई और बोली, ज्यादा हरी सब्जियां खाना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओ चिन ने बिना किसी इमोशन के अपने बाउल का सारा उबला हुआ पोर्क मेरे बाउल में फेंक दिया और कहा कि मुझे लगता है कि ये मीट सच में कुछ ज्यादा ही ऑयली सा है यार, इसलिए मैं ये सारा का सारा तुम्हें दे रही हूँ। उसे याद था कि इस बेवकूफ ढक्कन की सबसे फेवरेट डिश यही है। उधर ये वेई ने उसे लगातार उठाना चालू ही रखा और ओ चिन उसे लगातार मेरे बाउल में फेंकती रही। मैं सुन्न होकर चुपचाप देख रहा था कि मेरे बाउल में खाने का पूरा पहाड़ बनता ही जा रहा है। पीछे मुड़कर इन दोनों जोकरों को देखते हुए मैंने कहा कि भाई, क्या तुम दोनों मुझे जिंदा छोड़ दोगी? तुम अंधी हो क्या? दिख नहीं रहा कि आसपास के लोगों की घूरती आंखें मेरी जान ही ले लेंगी? पक्का यार, इस खतरनाक पनौती वाले समय में मुझे यासुकावा की बहुत भयंकर वाली याद आ रही है। यार, अंचुआन ने आज छुट्टी ले ली थी और वो आज स्कूल भी बिल्कुल नहीं आया था, इसीलिए मैं कैफेटेरिया में अकेला ही खाना खाने आ गया और ये पूरा कबाड़ा हो गया। ये वेई ने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, सॉरी यार, क्या तुम्हें सच में दूसरों की फालतू राय से इतना फर्क पड़ता है? ओह, चिन ने एकदम इग्नोर मारते हुए चारों तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, जिस किसी डेढ़ शाणे को भी जिया जैसे दिक्कत है वो अभी तुरंत मेरे सामने आए। मिशो का टोन एकदम धमकी भरा और खौफ का दूसरा नाम था। वो ऐसे सीना तानकर खड़ा था जैसे उसे किसी से डर ना हो और मौत से भी नहीं। आसपास के सारे फट्टू लोग डर से कांपने लगे और सिर नीचे करके चुपचाप अपना खाना ठूसने लगे। इधर मेरा दिमाग दही हो रहा था और दुश्मनी पक्का और भी ज्यादा गहरी हो गई थी यार, सच, क्योंकि दोपहर में मुझे चेकअप के लिए वापस अस्पताल जाना था। इसलिए ये वेई सिर्फ मेरे साथ लंच करने के लिए ही स्कूल आई थी और फिर चुपचाप वहां से कल्टी मार ली। हालांकि वेई ने मुझे कोई लोड मत लेने को कहा था, लेकिन ये एक तरफा प्यार का बोझ सच में बर्दाश्त के बाहर और बहुत भारी हो गया। तुम क्या सोच रहे हो? अचानक एक आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। मैं तुरंत होश में आया और मुड़कर अपने बगल में बैठी हुई ओचिन को ध्यान से घूरने लगा। भाई साहब, वो स्कूल के कैफेटेरिया से मेरे पीछे पीछे मेरी क्लास तक आ गई थी और फुल बॉस वाले एटीट्यूड में मेरे डेस्कमेट की जगह पर एकदम अकड़ के साथ आकर बैठ गई थी। बिना डरे यार, मुझे इस बंदी से बिल्कुल कोई बात नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सिर नीचे करके अपना टेस्ट पेपर लिखना चालू रखा। कुछ दिन तक तुमने मुझे भयंकर इग्नोर मारा है और अब तुम्हें लगा कि बस प्यार से 2 मीठी बातें बोलोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैंने मैथ्स का टेस्ट पेपर लिखने की झूठी और फालतू एक्टिंग चालू ही रखी यार, लेकिन मेरे कान पूरी तरह खड़े थे और बगल की हलचल पे पूरा फोकस था। यार, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये बंदी मुझे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। मुझे वहां हिलने डुलने की जरा सी भी आवाज नहीं आई। मुझसे अब और बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने छुपकर बगल में ताक झांक की और अगले ही सेकंड मेरी नजरें सीधे उसकी कातिलाना आंखों से जाकर टकरा गईं। भाई, मैंने झटके से अपनी नजरें हटा ली और डर के मारे मेरे दिल की धड़कन एकदम रॉकेट की तरह पागलों की तरह धड़कने लगी थी। भाई, वो सच में मुझे ही लगातार घूरे जा रही थी। यार, मेरी वाट लगी पड़ी। ओ चिन का वो कातिलाना लुक अभी उसकी आंखों में पूरी तरह से छपा हुआ था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल और कंफ्यूजन था और दोपहर की हल्की धूप उस पर गिरकर उसे और बवाल बना रही थी। सच में मैंने अपना टेस्ट पेपर पढ़ने के लिए सिर नीचे झुकाया, लेकिन मेरी हमेशा की तरह हवा टाइट थी और ओ चिन एक हाथ से अपना चेहरा टिकाए हुए मुझे घूर ही रही थी यार, सच। और उसने अपने दूसरे हाथ से उस टेस्ट पेपर पर उंगली से टैप करते हुए कहा, ओ नूब, तूने अपना टेस्ट पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा और तुरंत मेरा माथा ठनका बुरी तरह से। भाई, मैंने सच में वो पूरा पेपर उल्टा ही पकड़ा हुआ था। अंदर से मेरी बुरी तरह फटके हाथ में आ गई थी, लेकिन बाहर से मैं स्वैग में शांत दिखा। मुझे सारे सवाल उल्टे पढ़ने में ही मजा आता है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? ओ चिन ने धीमे से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे डम्ब आईक्यू से ये पेपर अगले साल तक खत्म नहीं होगा। मैंने गुस्से से उसे घूर कर देखा और एक और कड़क बात बोली कि प्लीज तुम मुझसे दूर ही रहो, और ये बोलते ही मैंने चुपचाप अपना पेपर एकदम सीधा कर लिया था। दोपहर की पहली क्लास शुरू होने से ठीक पहले ही क्लास का मॉनिटर सारे बच्चों के टेस्ट पेपर जमा करने के लिए वहां आ गया था मेरा, तो आज पक्का काम तमाम हो गया यार। मुझे आधे घंटे के अंदर अपना बचा हुआ पूरा पेपर खत्म करना था, इसलिए मेरी हवा टाइट थी
और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस टेस्ट पेपर पर एकदम पूरी तरह से लॉक हो गया था। मैंने ओ चिन को फुल इग्नोर मारा और उसे पतली गली से निकलने का इशारा किया, लेकिन वो डेस्क पर लेटकर मुझे फुल सबर के साथ घूरती रही। अब मेरा खोपड़ी सटक रहा है और मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत कर सकती हूँ? तुम मुझे ऐसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा ये फालतू तमाशा खत्म हो गया है? मैंने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटका और गुस्से में जोर से चिल्लाया, यार अंधी है क्या? तुझे दिख नहीं रहा कि मैं बहुत बिजी हूँ? मैंने तुझे कहा था कि मुझसे दूर रह। क्या तुझे सुनाई नहीं देता है यार? उसी वक्त क्लास का एक चश्मू लड़का चश्मा पहने अंदर आया और मैंने उसके चश्मे को शीशे की तरह इस्तेमाल करते हुए अपना सिर खुजलाया और कड़क आवाज में एकदम बॉस की तरह बोला, जिया के क्लास टीचर ने तुम्हें अभी तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है, जल्दी से जाओ। मैंने पेपर किताब में ठूसा और ओ चिन को इग्नोर मारकर कल्टी ले ली क्लासरूम में। बस वो और चश्मे वाला नूब लड़का बचे थे जो एकदम फट्टू लग रहा था और मेरा दिमाग दही हो गया था। उस पूरी खाली क्लासरूम में चश्मे वाले नल्ले की हवा टाइट हो गई थी और उसने अपनी जान बचाने के लिए एकदम डरते हुए कुछ तो बोला था, भाई मैंने अभी यहाँ कुछ भी नहीं देखा। अगली रात ओ चिन ने अपना सारा सामान पैक किया और मेरे सामने से एकदम अचानक ही हमेशा के लिए गायब हो गई थी। समझ गए ना? जो लोग इसे देखकर पैसे कमाना चाहते हैं वो नीचे लेफ्ट कॉर्नर वाले लिंक पर क्लिक कर लो। क्लास में मुझे नींद आ रही थी, तभी एक जादू हो गया था यार। एक अप्सरा जैसी कतई जहर लड़की अचानक क्लासरूम के अंदर घुस आई। मैं तो उस जन्नत के टुकड़े को देखकर एकदम लट्टू हो गया था। वो सीधा मेरी तरफ ही आ रही थी, समझ में आ रहा है। पर जब मैं वापस अपनी क्लासरूम में लौटा तो देखा कि ओ चिन वहां से पहले ही कल्टी मार चुकी थी और मैथ्स वाली ने टेस्ट पेपर जमा करना चालू कर दिया था। भाई लोग सच, मेरी हवा टाइट हो गई और मैं भागकर सीट पर गया। मैंने किताब से पेपर निकाला और सोचा कि जल्दी से कुछ तो फर्जी आंसर चिपका ही दूं जिससे मैं पास हो जाऊं आराम से यार। पर साला मेरा ये टेस्ट पेपर किसने लिख दिया, एकदम मैजिक हो गया। फिर ब्रेक के टाइम क्लास के पास वाले सारे वॉशरूम फुल पड़े हुए थे भाई, तो मैं थोड़ा दूर वाले वॉशरूम की तरफ निकल लिया। जैसे ही मैंने अंदर घुसने के लिए टर्न लिया, मैं एक बंदे से जोर से टकरा गया और मैंने सॉरी बोला था। मैंने ऊपर देखा तो मेरा फ्यूज उड़ गया, क्योंकि ये तो वही ढक्कन था जिसने कुछ दिन पहले मुझे ओ चिन को अपना लव लेटर देने के लिए बोला था और मजनू बना था। और मेरे मना करने पर यह चवन्नी छाप मेरा दुश्मन बन गया। क्या सीन है यार, मतलब मैंने मना किया तो गलती मेरी हो गई, इसकी जल गई थी। ली जिकिंग ने अपनी आंखें छोटी की और एकदम डेविल वाली स्माइल देकर मुझे घूरने लगा। मैं बस उसे इग्नोर मारकर वहां से साइड से एकदम चुपचाप निकलना चाहता था सही में, पर उस डेढ़ शाने ली जिकिंग ने फिर से मेरा रास्ता रोक लिया और बोला कि मैंने सब सुन लिया है। मैं कंफ्यूज होकर बोला, तूने क्या सुना? तूने मेरा लेटर इसलिए नहीं दिया क्योंकि तू खुद उस अप्सरा पर लट्टू है और उसे अपनी बंदी बनाना चाहता है। तू एकदम बेशरम और बदसूरत लूजर इंसान है, साले फट्टू कहीं के। मेरी भी खोपड़ी सटकने लगी थी। मैंने गुस्से में कहा कि बकवास बंद कर और अपनी जुबान को लगाम दे, वरना गेम बजा दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की मेरे सामने ऐसे बे कि मैंने तेरा लेटर नहीं दिया क्योंकि मेरी हवा टाइट थी कि मैं तेरी बंदी ओ चिन को छीन लूंगा। मैंने अपने हाथ बांधे और मन ही मन सोचा कि ये लुक्खा पागल हो गया है क्या? ली जिकिंग किस गलत फहमी में जी रहा है? तेरे अंदर ऐसा कौन सा स्वैग है कि तू उसे मुझसे छीन लेगा? ली जिकिंग मुझे एक अजीब नजर से घूरने लगा था उस टाइम पर यार। इससे पहले कि वो कुछ भौंकता मैंने उसकी बात काट दी कि जब मेरा तुझसे कोई लेना देना ही नहीं है तो मैं तेरा काम क्यों करूं बेलुक्खे इंसान। अगर तेरी दाल ओ चिन के सामने नहीं गली तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तेरे साथ कोई गेम नहीं खेला है। आज के बाद मुझसे पंगा लेने का सोचना भी मत नल्ले। ये बोलकर मैंने उस नल्ले को धक्का दिया और वहां से अपना रास्ता साफ करते हुए निकल लिया वॉशरूम में। और भी कई फट्टू लोग खड़े हुए थे यार वॉशरूम में, और भी कई फट्टू लोग थे और मेरी इस भौकाल वाली बात ने उनकी जला दी थी कि तू इतना पागल किस बात पर हो रहा है भाई। तू सिर्फ एक बड़ी आंखों वाला बदसूरत इंसान है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुझे इस तरह से बकवास करने का इतना कॉन्फिडेंस आखिर कहां से मिला। ओ चिन हो या यी वेई, दोनों ही तुझ जैसे जोकर के लायक नहीं है। मैंने एक डार्क स्माइल दी और कहा कि सही बोला ना एकदम। ली जिकिंग का चेहरा सार्काज्म से भरा हुआ था। वो बोला कि क्या तू वीकेंड पर 2 दिन में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर इस गेम में वापसी करना चाहता है क्या मेरे बेवकूफ भाई? बता, फिर तो तू भी एक प्लास्टिक सर्जरी वाला बकवास और बदसूरत इंसान है। मैंने उन लूजर्स को इग्नोर मारा और एक क्यूबिकल चुनकर सीधा अंदर चला गया था। जैसे ही मैं दरवाजा लॉक करने वाला था, अगले ही सेकंड किसी ने पूरी ताकत से धक्का मारकर उस दरवाजे को एकदम झटके से खोल दिया था यार। इससे पहले कि मेरा दिमाग कुछ प्रोसेस करता बाहर खड़ा वो लड़का धीरे धीरे पानी के साथ नीचे गिर गया। मुझे दिखा नहीं कि ये कबाड़ा किसने किया और पानी किसने डाला था वहां पर। पानी की बौछार के साथ दरवाजा जोर से बंद हुआ और किसी ने उसे बाहर से लॉक कर दिया। मैंने टॉयलेट का गेट खोलने की पूरी कोशिश की पर साला दरवाजा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे खुद को बाहर निकालना था। उस छोटे से टॉयलेट स्टॉल में मेरी ठुड्डी पर पानी की बूंदें जमा हो रही थीं और वो एक एक करके धीरे नीचे टपक रही थीं। मेरी तो बैंड बजी थी। मैं गुस्से से हंसने लगा क्योंकि मेरा माथा ठनका था। मुझे वो सारे लूजर्स याद हैं। एक दिन मैं उन सबसे इस बेइज्जती का भारी बदला लूंगा। तभी बाहर स्कूल की घंटी बजने की हल्की सी आवाज आई और वॉशरूम एकदम सन्नाटे में डूब गया। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो मैंने दरवाजे को जोर से लात मारकर तोड़ दिया। अभी भी 2 क्लासेस बची हुई थी पर मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, इसलिए मैंने पहले ही छुट्टी ले ली और सीधा अपने घर की तरफ निकल लिया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरा माथा फिर से ठनका क्योंकि अचानक से ओ चिन का कॉल आ गया। मैंने फोन उठाया और उसने बिना कोई फालतू बात किए सीधा मुद्दे की बात चालू की। तुम घर आ गए? घर आए? ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तुझे कैसे पता कि मैं घर पर हूं?
ओह, चिन ने खाना खाते हुए कैजुअल तरीके से बोला था। मुझे बस पता है तू इतनी जल्दी वापस क्यों चला गया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने पहले ही छुट्टी ले ली और आ गया। ओह, चिन जो वेन जियान के घर को देख रही थी, उसने अपना हाथ थोड़ा रोका और फिर अजीब तरीके से अपने बाल सेट करते हुए मुझे एक खतरनाक लुक दिया था। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे जुकाम था, उस पर पानी फेंका गया और उसे थोड़ी हवा लग गई थी। मुझे सच में बहुत तगड़ा वाला जुकाम हो गया था भाई। इडियट बोलकर उसने एकदम से मेरा फोन काट दिया। फोन के दूसरे एंड से आ रही उस खाली आवाज को सुनकर मैंने पूरी तरह से बेबस होकर स्क्रीन की तरफ एक लुक दिया था। सही में उसने सुन लिया था कि मुझे जुकाम है, फिर भी साला फिक्र का एक शब्द नहीं बोला। 15 मिनट बाद अचानक मेरे घर की डोरबेल बहुत जोर से बजी तो मेरा फ्यूज उड़ गया था। मैंने भागकर गेट खोला तो सामने ओ चिन थी। मेरा मुंह एकदम खुला का खुला रह गया। वो मुझे बड़े गुस्से से घूर रही थी। तू यहाँ एक बीमार इडियट को देखने आई है क्या भाई? पर ओ चिन ने अपना स्वैग दिखाते हुए मेरा बुखार चेक करने के लिए अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और बोली कि तुझे तो बुखार नहीं है नौटंकीबाज। देख मैं अभी कितना ज्यादा फिट और चिल लग रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसने मुझे साइड किया और एकदम बॉस की तरह अंदर आई थी। उसने खरीदी हुई दवाइयां आराम से कॉफी टेबल पर रखी और फिर मुझे दवा पिलाने के लिए एक कप निकाला। भले ही उसने कुछ नहीं बोला, पर इस वाइब को देखकर मैं एकदम फिदा हो गया था। सच उसके इस एक्शन से मुझे सच में बहुत ज्यादा केयरिंग वाली फीलिंग आई। मैंने पास जाके कहा कि तुम सिर्फ मेरा ये खतरनाक वाला जुकाम देखने के लिए ही आई हो ना, तो फिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम्हें दूसरों की परवाह करनी है तो कुछ अच्छी बातें बोलने में क्या तुम्हारी जान निकल जाती है? ओह, चिन ने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया। उसने चुपचाप दवा तैयार की, उसे मेरे सामने रखा और बोला कि इसे पी लो। मैंने भी जानबूझकर पंगा लिया और फुल एटीट्यूड में कहा कि मैं तो ये दवा बिल्कुल नहीं पीने वाला। जिया क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती? वैसे भी अगर ये जुकाम और ज्यादा बढ़ गया तो क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा? तुम्हें इसे कुछ और दिनों तक झेलने में क्या मजा आएगा बुक ब्रदर? ओह, चिन ने खुद ही दवा का एक सिप लिया और फिर अपने हाथों से मेरा चेहरा कसकर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और सीधा मेरे होठों पर किस कर लिया। मेरी आंखें फटी रह गईं। ये अनएक्सपेक्टेड था।